चलो तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्लास ऑफ ऑडिटिंग पार्ट। आपका जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये किसके अंदर है? आपका पेपर 10 के अंदर है। ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर्स हैं, पेपर 9, 10, 11 एंड 12, जिसमें से पेपर 10 है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो एंटायरली आपका 2 सेक्शंस में बांटा हुआ है। सेक्शन ए है आपका एंटायर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। और दूसरा है आपका ऑडिटिंग, जो कि कंप्लीटली थ्योरी है। आप देखो दोनों ही आपका 50-50% में बांटा हुआ है। 50 मार्क्स का आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से क्वेश्चन आएगा और 50 मार्क्स का आपका ऑडिटिंग पार्ट से क्वेश्चन आएगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका ऑडिटिंग वाले पार्ट में। अब आपका जो एंटायर ऑडिटिंग है, पहले ये बताने से, ये क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है तो बहुत सारा ऐसा गाइडलाइंस हम आपको बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। रैंडमली पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ ये भी जानना है कि हम लोग को एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए कैसे पढ़ना है, राइट? तो अब देखो आपका जो ये ऑडिटिंग पार्ट है, जो एंटायरली आपका प्रैक्टिकल थ्योरी पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंटायरली प्रैक्टिकल पार्ट है। तो ये जो आपका थ्योरी है, इससे आपका 6 क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है? आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपका 30 मार्क्स होता है एमसीक्यू और आपका 70 मार्क्स होता है डिस्क्रिप्टिव। जो आपका एमसीक्यू पार्ट है उसके अंदर 15 क्वेश्चंस रहेंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो आपका टोटल 30 मार्क्स का हो गया एमसीक्यू पार्ट। और आपका जो रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव है वो हो गया 70 मार्क्स, जिसके अंदर आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। 7 का पार्ट रहता है, जैसे एक पार्ट में 2 क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन 2 के अंदर ए बी, क्वेश्चन 3 के अंदर ए बी। तो ऐसा क्वेश्चन 2, 3 मिला के आपका टोटल 7 क्वेश्चंस रहता है, ठीक है? 2 से लेके 8 तक नंबरिंग वाइज, जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करना रहता है। और हर पार्ट में 2 क्वेश्चन है, तो टोटल आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? टोटल आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। 5 पार्ट आपको आउट ऑफ 7 5 अटेम्प्ट करना है, और हर एक पार्ट में आपका 2 क्वेश्चन रहता है, तो टोटल आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव में। एमसीक्यू आपका टोटल 15 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स का आपका हो गया एमसीक्यू पार्ट। अब ये जो एमसीक्यू 30 मार्क्स का यानी 15 क्वेश्चंस है, इसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन आपका रहता है कॉर्पोरेट पार्ट से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और रिमेनिंग 6 to 7 एमसीक्यूज आपके ऑडिटिंग से रहते हैं, ठीक है? यस, एमसीक्यू पार्ट में। डिस्क्रिप्टिव में जो आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसको छोड़ के अगर हम टोटल जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपके पेपर में उसका बात करें, तो 7 पार्ट्स इनटू 2 यानी टोटल 14 क्वेश्चंस आपके पेपर में अवेलेबल है। इस 14 में से 6 क्वेश्चन आपका आ जाता है एंटायर ऑडिटिंग पार्ट से, ठीक है? 6 क्वेश्चंस। अब ये जो ऑडिटिंग है, यस यस यस, एग्जैक्टली, यस। नहीं, ये जो 6 हम बोल रहे हैं ये पार्ट बता रहे हैं आपको, जैसे कि आपका 14 क्वेश्चंस टोटल हो गया, 7 into 2 14 क्वेश्चंस हो गया, उसमें से आपका 6 मार्क्स, आई मीन 6 क्वेश्चंस हो गया पूरा ऑडिटिंग पार्ट से। नहीं, 3 into 2, 3 into 2 आपका 3 क्वेश्चंस आता है ऑडिटिंग से। क्लियर है? ये समझ आया? अब ये जो ऑडिटिंग वाला पार्ट है, 3 क्वेश्चन जो इसमें आएंगे इंटू 2 6 क्वेश्चन जो टोटल आएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपका रहता है चैप्टर 8 से, 7 मार्क्स का। हर बार फिक्स है, चैप्टर 8 से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है? तो हम लोग चैप्टर 8 से अपना क्लास शुरू करेंगे। इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का फिक्स है, ये चैप्टर हो गया, मतलब आप 7 मार्क्स आपके पॉकेट में, ठीक है? इसके अलावा बाद में जो नेक्स्ट हम लोग क्लास में करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर 8, वो होगा चैप्टर 7, जो कि जहां से आपका 3 क्वेश्चन आता है। 7 into 3 21 मार्क्स तक का वेटेज है आपका चैप्टर 7 का। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे चैप्टर 6, जो कि आपका बेसिक्स है, जहां से रिमेनिंग आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता है एज पर अटेम्प्ट, ठीक है? ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में एग्जैक्टली कौन कौन सा क्वेश्चन करना है एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए वो बताया हुआ है, लेकिन आप तो अभी फर्स्ट क्लास कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा करना है। लास्ट में एग्जाम के 1-1.5 महीना 2 महीना पहले, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चंस को याद करना है, उसके ऊपर वापस से टेस्ट लिखना है। बट अभी जो आप करोगे वो है क्लास सारा करोगे और सारे के बेसिस पे टेस्ट लिखोगे। हाँ, उसको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है तो अच्छे से आप मार्किंग पैटर्न समझ लो, यहाँ मार्क्स कैसे मिलता है। आपने ग्रुप 1 दिया हुआ है, तो जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने ग्रुप 1 दिया हुआ है, तो ग्रुप 1 में आपका थ्योरी में सिर्फ लॉ था, थोड़ा बहुत आईडीटी वाला पार्ट में थ्योरी था, बाकी पूरा प्रैक्टिकल था। बट यहाँ आपका ग्रुप 2 में थ्योरी भी काफी ज्यादा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में ऑडिटिंग 50 मार्क्स पूरा थ्योरी, ओएम एसएम में पूरा 40% एसएम थ्योरी, एफएम बीडीए में बीडीए 20% पूरा थ्योरी, यस 20% है वहां पे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी में मार्क्स कैसे मिलता है? देखो, आपका जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करता है, ठीक है,
उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका आंसर को पढ़ेगा और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर जहाँ भी सीएमए इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी जगह पे कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, हर सेंटर में कितना सारा स्टूडेंट्स होता है, उतना उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो चेक कैसे करते हैं? उनके पास, और वो खुद एक सीएमए है, तभी सीएमए का पेपर चेक कर रहे हैं, राइट? तो वो लोग के पास एक सजेस्टेड आंसर रहता है, जो इंस्टीट्यूट उनको प्रोवाइड किया रहता है, वो सजेस्टेड आंसर से आपका आंसर पेपर मैच करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिखा है। अगर आपका आंसर उस सजेस्टेड आंसर से मैच करता है, हाँ, सजेस्टेड आंसर मींस फाइनल आंसर। नहीं, उनके पास फॉर्मेट प्रॉपर रहता है, पूरा सोल्यूशन सेट रहता है उनके पास, ठीक है? एंड स्पेशली अभी थ्योरी का बात कर रहे हैं, तो थ्योरी में तो आपके वैसे भी कॉपी पेस्ट एक ही आंसर है, उसमें तो कुछ है ही नहीं और अलग। प्रैक्टिकल में आपका मेथड अलग-अलग रहता है, तो मे बी 2 मेथड है तो 2 मेथड उनके पास रहेगा उस पर्टिकुलर सम के लिए, बट थ्योरी में तो एक ही है, उसमें तो कुछ अलग है ही नहीं। तो एंटायर वही वाला पार्ट आपके पास रहेगा। तो वो लोग आपके आंसर को मैच करते हैं। अगर आपका आंसर उस सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं कर रहा होता है, तब वो आपके आंसर को गो थ्रू करते हैं कि भाई आपने जो लिखा है वो मीनिंग एज पर सजेस्टेड आंसर आ रहा है या नहीं। अगर आपका मीनिंग मैच नहीं कर रहा है, तो दे विल सिंपली कट योर आंसर, गिव अ 0 एंड प्रोसीड। उनके पास टाइम नहीं है कि आप इररिलेवेंट जो कुछ लिखे उसको पढ़े, उसको डिकोड करे और फिर उसपे मार्क्स दे। वो काट के आगे बढ़ जाएंगे। आपका अगर कीवर्ड्स एज पर सजेस्टेड आंसर है, मीनिंग आपका एज पर सजेस्टेड आंसर है, बट लैंग्वेज ऑफ द आंसर इज वेरी लाइक सिंपल इंग्लिश, जैसे आप अपने मे बी बीकॉम में या क्लास 11-12 में लिखते थे, तो you get some marks, 2.5, 3.5 depending on the number of points and keywords that you have written. Okay? डरना नहीं है, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए ताकि आप प्रिपेयर शुरू से वैसे ही करो जिससे आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें आपका थ्योरी ज्यादा है तो वैसे भी आपको सही डायरेक्शन में ही प्रिपेयर करना है। अब आपका आंसर अगर पूरा मीनिंग, कीवर्ड्स एज वेल एज लैंग्वेज एज पर सजेस्टेड आंसर है, तो यू गेट द हाईएस्ट मार्क्स। तो 7 में 7 नहीं मिलता है थ्योरी में, आप कुछ भी लिखो यू आर नॉट गोइंग टू गेट 7 आउट ऑफ 7, क्योंकि देखो कॉपी पेस्ट बुक का कोई नहीं लिख पाता है, एज अ टीचर भी हम नहीं लिख पाएंगे, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं होगा, यू विल चेंज एटलीस्ट सम पार्ट्स। तो हाईएस्ट मार्क्स यू कैन स्कोर इज 6.5 आउट ऑफ 7, ठीक है? तो आपका पूरा एकदम मॉड्यूल से मैच करता है, तो यू आर एलिजिबल टू गेट 5.5, 6.5 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स, उतना आपको मिलेगा। उससे कम कीवर्ड्स है, मीनिंग आ रहा है बट लैंग्वेज इज नॉट देयर, तो यू गेट 4.5, 4, 2.5 ऐसा। और कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी बना के लिख दिया, चैट जीपीटी का आंसर्स लिख दिए, 0 मिलेगा। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉमन क्वेरी पूछते हैं, चैट जीपीटी का आंसर लिख सकते हैं क्या? द आंसर इज अ बिग नो, नहीं लिख सकते, यू आर गोइंग टू गेट 0, ठीक है? तो वैसे नहीं करना है, हम लोग को मॉड्यूल से ही पढ़ना है, मॉड्यूल में ही आप मार्क करोगे, कितना से कितना लिखना है वो हम आपको बता देंगे क्लास में, मॉड्यूल से ही लर्न करेंगे, उसी का आंसर एग्जाम में लिख के आएंगे। क्योंकि आपका सजेस्टेड आंसर इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ योर मॉड्यूल, कोई भी सजेस्टेड आंसर पास्ट ईयर पेपर का खोल के देख लो, एमटीबी का खोल के देख लो, इट इज नथिंग बट अ कॉपी पेस्ट ऑफ योर मॉड्यूल। हाँ, तो उनका आंसर्स देखा हुआ है, बट उनका आंसर्स बहुत सारे क्या मैंने देखे हैं ना कि जैसे बुक में जितना बड़ा बड़ा सा लिखा वहाँ पे तो अपना नहीं लिखते, कुछ हाँ, कट शॉर्ट कर देता है, यस। हाँ, तो अब कुछ लोग तो वहाँ से पढ़ के जाते हैं, उनको पता है कि डॉक्टर या फिर ये जो थ्योरी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि बार बार एक एक क्वेश्चन पे बार बार रिपीट कर देते हैं, तो सब लोग फिर उसी को ही लाइक होते हैं ना, गो थ्रू करके चले जाते हैं कि बस ये वाला प्लीज हाँ, करके चले वो जाते है हैं। आपका मॉड्यूल का ही आंसर, हाँ। उसी को कट शॉर्ट किया हुआ है, जहाँ मॉड्यूल में 6 लाइन में लिखा हुआ है, यू कैन राइट इट इन अच्छा, 3 वो भी लाइन। चलेगा, यस यस यस, दैट विल वर्क। तो वो बताएंगे आपको टॉपिक के साथ साथ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर बहुत सारा पॉइंट है तो वहां पे कितना लिखना है, कितना प्रिपेयर करना है, तो सारा नहीं लिखना है, उसमें आपको शॉर्ट आप कर सकते हो, दैट इज फाइन, बट द लैंग्वेज शुड बी फ्रॉम द मॉड्यूल, द मीनिंग शुड बी फ्रॉम द मॉड्यूल। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट रहता है, जो स्कूल लेवल पे या बीकॉम लेवल पे ही बन गया रहता है कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पेज का आंसर भर भर के लिख के आएंगे, वो नहीं चलता है। हाँ, बट वो चल जाता है, बीकॉम में इरेलेवेंट भी लिखोगे थोड़ा बहुत तो यू गेट सम मार्क्स, वहां से मिल जाता है। यस, हाँ, यहाँ नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट टू द पॉइंट, एग्जैक्ट मीनिंग शुड कम अप। यहाँ आपका क्वांटिटी ऑफ आंसर मैटर नहीं करता है, क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर करता है। 7 मार्क्स 7 पॉइंट्स लिख के हो बट क्वालिटी आंसर लिख के हो, यू आर गोइंग टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स। वही दूसरा बच्चा 4 पेज का आंसर लिखा है, द मीनिंग इज नॉट कमिंग आउट, 0 मिलेगा, राइट? तो मेक श्योर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए यही रीजन है कि हम लोग मॉड्यूल से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो शुरू से ही आप वही पढ़ोगे जो आपको याद करना है, वही याद हो जाएगा सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, रिवाइज करते हुए, और वही आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है? तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि आपको किस वे में थ्योरी करना है, ये आपके पूरे थ्योरी पार्ट के लिए एप्लीकेबल है। एसएम जब हम लोग शुरू करेंगे, एसएम के लिए भी सेम चीज है, बीडीए करेंगे उसके लिए भी सेम चीज है, मॉड्यूल का आंसर हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है?
ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्लास विद चैप्टर 8 ताकि आपका 7 मार्क्स सिक्योर हो जाए। यहाँ है आपका ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। अब मंशा, आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर CMA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स आप जाओगे आर्टिकलशिप के लिए, राइट। आर्टिकलशिप जब आप करोगे, जिस भी फर्म में आर्टिकलशिप करोगे, वो फर्म आपको ऑडिट पे भेजेगा, मे बी विद इन आवर रीजन और मे बी आउट ऑफ रीजन ऑल्सो, ठीक है। आउट स्टेशन ऑडिट जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली ऑडिटिंग है क्या? ये वर्ड ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग मतलब चेक करना, वेरीफाई करना। किसी भी चीज को अगर ऑडिटर ऑडिट कर दिया मतलब वेरीफाई कर दिया दैट इट इज फुल एंड फाइनल। यू आर नॉट गोइंग टू मेक थिंग्स डिफरेंट। समझो, एक बीकॉम किया हुआ कोई भी पर्सन, ठीक है, वो जब अकाउंट्स करेगा तो वो क्या करेगा? वो अकाउंट्स बनाएगा, राइट। अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जैसे आप अपने 11-12 से अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, लेजर्स बनाएगा, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, सब कुछ बनेगा। तो दैट प्रिपरेशन पार्ट हु इज गोइंग टू डू? एन अकाउंटेंट। बट हु इज एन ऑडिटर? ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर अकाउंट्स बनाता नहीं है, उस अकाउंट्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है कि क्या वो सही है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। वैसे ही ऑडिट में हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो एज पर स्टैंडर्ड्स आप चेक करोगे कि क्या जो चीजें हो रही है वो सही है, यू आर गोइंग टू वेरीफाई इट। इसीलिए जब आप साइन कर दोगे ना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसका वैल्यू क्यों है? बिकॉज इट विल बी ट्रस्टेड बाय एवरीवन देयर इन द मार्केट। इन्वेस्टर्स, जो सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, एक कंपनी के जितने एम्प्लॉइज है, एवरीवन इज गोइंग टू ट्रस्ट इट। व्हाई? बिकॉज यू हैव वेरीफाइड इट। एंड व्हाई यू हैव वेरीफाइड इट? बिकॉज यू हैव नॉलेज अबाउट इट। आपको पूरा नॉलेज है उस पर्टिकुलर कंटेंट का, तभी आप एग्जाम देके एज एन ऑडिटर काम कर रहे हो, राइट। तो अब आपको तो नॉलेज है, आप सीएमए बन गए, आज से आपने क्लास शुरू किया मतलब आप सीएमए बन गए, ठीक है। तो थिंक योरसेल्फ एज अ सीएमए। ये मत सोचो आप सीएमए स्टूडेंट हो। आज से, अभी से आप जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, बी लाइक सीएमए। जो आप बोलोगे इट शुड हैव सम वैलिड पॉइंट कि किस बेसिस पे आप बोल रहे हो एज अ सीएमए, राइट। तो जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हम लोग वेरीफाई करते हैं चीजों को, हम लोग बनाते नहीं है, बना हुआ है, अकाउंट्स बना हुआ है, यू आर गोइंग टू चेक इट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, राइट। तो हम लोग यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑडिट कैसे करेंगे? एज एन ऑडिटर जब आप जाओगे आउट स्टेशन ऑडिट करने आफ्टर लाइक 6 मंथ्स, इस बार तो आप क्लियर कर ही लोगे अपना ग्रुप 2, तो जब आप जाओगे आर्टिकलशिप के लिए, तो उस समय आप किन किन चीजों को ध्यान में रखोगे, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल है, इट इज नॉट थ्योरी। आपको थ्योरी ज्यादा पसंद है बट इट इज प्रैक्टिकल, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जब आप ऑडिट करने जाओगे ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने आप को ऐसा समझो कि आप आज की डेट में सीएमए बन गए, अब आप कहीं भी जा रहे हो, आपका माइंड एकदम ऑडिटर वाला माइंड है, अलर्ट माइंड है। आज जो पहला जो आपका पार्ट है 8.1 इंट्रोडक्शन छोड़ के 8.1 716 जो आपका पेज है उसमें आ जाओ। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हम लोग ऑडिट करेंगे वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी आप कहाँ हो? कोचिंग सेंटर के अंदर हो। आपने अपने कॉलेज, या आप अपने कॉलेज क्लियर करके आए हो, वो क्या था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। तो इसीलिए पहला टॉपिक ही आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वेरी स्मार्ट मूव, राइट, बाय सीएमए इंस्टीट्यूट। आपका कॉलेज क्या था? एनोनिमस है ना, जेवियर्स यूनिवर्सिटी एनोनिमस है। तो वैसे ही अपना कैलकाटा यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, अदर स्टेट्स में वहां की यूनिवर्सिटीज है, डीयू है अपना, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसी तरह बाकी के स्टेट्स के भी है। तो ये सब क्या है? ये सब है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कल को आप जिस भी फर्म में ऑडिट करोगे, वो फर्म के अंदर जो अभी आपका प्रिंसिपल होगा, जो बॉस होगा, आपका प्रिंसिपल होगा, वो भेज देता है, मंशा जाओ तुमको ऑडिट करना है। कहाँ? एक, मान लो कैलकाटा यूनिवर्सिटी को ऑडिट करना है, ठीक है। तो आप गए एज एन ऑडिटर वहां पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी को ऑडिट करने, तो आप किन किन चीजों को ध्यान में रखोगे? बस यही पॉइंट्स हम लोग समझेंगे, राइट। सो एकदम प्रैक्टिकली रिवाइज करना है आपको, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। हम लोग एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे, जाएंगे तो क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे, बस ये पॉइंट्स देखेंगे, हो गया, और क्या करना है, करेक्ट। तो आपका ये इंटायर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ बस आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी इंडिया के स्टेट का होता क्या है। इट इज जनरली रन नॉट बाय एनी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पस होता है चैरिटी। इट्स लाइक सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सबका बेसिक राइट है। तो कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई प्राइवेट ऐसा ट्रस्ट, ऐसा पर्सन नहीं चलाता है जिसको प्रॉफिट कमाना है। इट्स नॉन प्रॉफिट, राइट। सो इट इज जनरली रन बाय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। सिंपल शब्दों में चैरिटी हो रहा है, करेक्ट। तो आप अब समझो, एज एन ऑडिटर आप जा रहे हो कैलकाटा यूनिवर्सिटी को ऑडिट करने, तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि इसका प्रॉफिट कितना है वो हम चेक करें। नो, बिकॉज वो प्रॉफिट कमाता ही नहीं है भाई, राइट। तो आप क्या चेक करोगे? यस,
तो आप क्या चेक करोगे, आप सबसे पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन समझोगे, फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आप कैसे समझोगे उसका कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये देखोगे कि इसको चलाता कौन है, तो आप उस यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट डीड पढ़ोगे, आप रेगुलेशन पढ़ोगे और आप एक्ट पढ़ोगे, राइट। ये तीन चीज किसका पढ़ोगे, उस इंस्टीट्यूशन का पढ़ोगे जिसके अंदर वो स्टैब्लिश है और जिसका आप ऑडिट करने गए हो, करेक्ट। और आप नोट करोगे, क्या नोट करोगे कि एग्जैक्टली ये लोग अकाउंट कैसे मेंटेन करता है, दैट इज आपका पीएल बैलेंस शीट बनाता है, या फिर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। वो लोग तो प्रॉफिटेबल होते नहीं है, तो आप ये चेक करोगे कि अकाउंट्स इसका कैसे। अब आप कौन हो, ऑडिटर, आप क्या करते हो, वेरीफाई करते हो। जस्ट लाइक कोई भी लॉ के टर्म्स में अगर बात करें तो एडवोकेट क्या करता है, वो भी तो वेरीफाई ही करता है चीजों को, क्या सही है क्या गलत है, राइट। बट वहां पर क्रिमिनल लॉ भी आ जाता है, हम लोग यहाँ पर सिविल लॉ पढ़ते हैं, कंपनीज अकाउंट्स ये सबसे रिलेटेड पढ़ते हैं। तो आपका काम क्या होगा, ट्रस्ट डीड, रेगुलेशन या एक्ट, तीन कीवर्ड्स हैं आपके, इसको स्टडी करना एज वेल एज मेंटेनेंस वेरी गुड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स का नोट लेना। In case of state or central university established under the special act, study the regulation framed under that act. कभी कभी क्या होता है ना कोई यूनिवर्सिटी कोई स्पेशल एक्ट के तहत बना हुआ होता है, तो स्पेशल एक्ट है तो उसको स्टडी कर लो, बात खत्म, क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, एसेस द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ना व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल मतलब अंदर का, कंट्रोल मतलब कंट्रोल जो लगाया हुआ है। जैसे बैंक में अगर आप कभी गए हो फिजिकली गए हो ना बैंक में, कि सारा काम ऑनलाइन, अच्छा गए हो, तो आप देखते हो बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है ना, उसके पास एक गन वन भी होता है, पता नहीं असली है कि नकली, पर रहता है, राइट। फिर आप अंदर घुसते हो तो देखते हो फायर अलार्म्स रहते हैं। जहां उस बैंक के अंदर कैश रहता है जिस रूम में, वहां पे कभी घुसे हो, ऐसे तो नहीं घुस सकते, कुछ परमिशन लेना पड़ता आप तो नहीं घुस सकते ऐसे, बट एज एन ऑडिटर जरूर घुस सकते हो। तो जब आप, हाँ एग्जैक्ट, कैश स्टॉक वेरिफिकेशन करोगे तो आप जब जाओगे आर्टिकलशिप में, तो हो सकता है बैंक ऑडिट आपको मिले, तब आप घुस सकते हो, ठीक है। तो अब किसी को घुसना अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी घुसेगा 500 का नोट पॉकेट में रखेगा, निकल जाएगा, राइट। तो वो क्या है, वहां किसी को भी परमिशन क्यों नहीं दिया गया है, वो रूम हमेशा लॉक क्यों रहता है, क्योंकि वहां कंट्रोल्स है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोल्स हो गए। अब स्कूल में क्या होता था, हम लोग नेल पेंट लगा के चले जाते थे, टीचर डांटती थी कि नहीं, पेरेंट्स कॉल हो जाता था, व्हाई, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, करेक्ट। तो यहाँ भी हम लोग क्या चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का सिस्टम्स क्या क्या है, राइट। तो नॉर्मली दीज इंस्टीट्यूशंस हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हर कॉलेज का एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। आप भी कॉलेज पास आउट हो तो आपको भी पता है आपके कॉलेज के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखे होगे आप अपने कॉलेज में भी फायर अलार्म्स का वो रहता है, हाँ बजा नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ा, बट अगर कभी कुछ हुआ तो वो सब काम आता, तो दैट इज कंट्रोल करने का चीज। So evaluate the internal control system associated with, underline करो, acquisition and maintenance of assets, authorization of transaction। आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर इसका जो एसेट्स है ये लोग कैसे अक्वायर करता है और कैसे मेंटेन करता है, कोई कंट्रोल है कि नहीं। पता चला टेस्ट पेपर्स आए कॉलेज के, कोई बच्चा च्युइंगम खाते खाते आया, एक टेस्ट पेपर उठा के, क्वेश्चन पेपर उठा के ले गया बिफोर एग्जाम, हाँ एग्जैक्टली जो सील करके रखा है ना, दैट इज कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्लियर है। तो यही चीज आप चेक करोगे, सेकेंड पॉइंट। तीसरा आप क्या करोगे, कंसल्ट द मिनट्स बुक। केयरफुली आप एग्जामिन करोगे कि भाई इस यूनिवर्सिटी के जो नोटिसेस हैं या इनका जो भी मीटिंग वगैरह होता है, टीचर्स मीटिंग या उनका जो बोर्ड सारे जो सीनियर मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनका बैठ के जो मिनट्स बनता है मीटिंग का, वो सबको आप क्या करोगे, एग्जामिन करोगे, राइट। जनरली ये सब कॉलेज में होता है, स्कूल में उतना होता नहीं है, ठीक है। यस, काउंसिल एंड कोर्ट, जो भी आपके यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जैसे अपना सीयू है, इसीलिए हम एग्जांपल दिए, सीयू का आप जा रहे हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ऑडिट करने जा रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, इन दैट केस उनके ऊपर कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है कि नहीं, उसको भी एग्जामिन करोगे। करेंटली अभी उनका पता चला कोई बच्चा हड़ताल पे बैठा है, पास कराओ, ठीक है। अभी बीच बीच में होता है ना कोई कांड होता है। अभी रिसेंटली सीएमए के एग्जाम्स को लेके ही हुआ था, क्लैश कर रहा था बीकॉम के साथ कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम। अच्छा हाँ अब हम लोग को दे दीजिए, हम लोग देख लेंगे, नहीं होगा, हम लोग इस तरह नहीं हो पाएगा, हम एग्जिट ही लेंगे। हाँ यही चीज होता है, ये हुआ था अभी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, एग्जैक्टली तो ये हड़ताल वड़ताल पे अगर कोई बैठा है तो भाई चेक कर लो, ठीक है। कोई केस वेस अगर चल रहा है लीगली तो वो आप चेक कर लो। एंड अदर कमिटीज विच अफेक्ट द अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफ इंस्टीट्यूट।
अब मान लो कोई बच्चा हड़ताल पे बैठा है, हम लोगों का करियर खराब हो गया, कॉम्पेंसेट करो, सब बच्चे को 20-20 हजार रुपया कॉम्पेंसेट करो, तो इससे फाइनेंस अफेक्ट होगा ना उस यूनिवर्सिटी का, राइट? तो ये सब आपको चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं, कंफर्म करो कि जो ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट है वो सब सही है कि नहीं। पता चला इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चल रहा है, कॉशन मनी ले रहा है स्टूडेंट से इन द फॉर्म, क्योंकि कॉशन मनी लिया ही जाता है, हर इंस्टीट्यूट लेते हैं कॉशन मनी, मतलब स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन कराते हो तो इस पूरे 3 साल में या 5 साल में आपको कभी कोई चोट लग गया प्रीमिसेस के अंदर, तो आपको अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट अवेल करवाया जाता है, यूनिवर्सिटी कराएगा, वो पैसा आपसे ले लेता है, दैट इज कॉशन मनी, कि कुछ एक फिक्स डिपॉजिट ले लिया तो फिर आपको कुछ हुआ नहीं। ओके, अब देखना फीस स्ट्रक्चर में देखना लिखा होगा, यस। हाँ, अब पढ़ना, ऑडिटर बनने वाले हो ना, तो ऑडिटर को सब कुछ केयरफुल रह के चेक करना है। तो आप देखना कॉशन मनी क्या होता है, वो रिटर्न कर देता है अगर 3 साल 5 साल जब तक आपका कॉलेज है वो ओवर हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो वो कॉशन मनी रिफंडेबल होता है। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें होती है, ठीक है, ये पता चला, यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में नहीं मंगा के जो हेड है वो अपने पर्सनल अकाउंट में मंगा रहा है और फिर उसका पार्टी कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, तो यही चीज आपको चेक कर लेना है। अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब ट्रस्ट या यूनिवर्सिटीज में क्या होते हैं ना, खर्चा ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते, इसको पैसा दे दिया उसको पैसा दे दिया, यहाँ पे पूरा सिस्टमैटिकली चलता है। एक्सपेंसेस है तो फिक्स एक्सपेंसेस है या वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो वो चीज को आपको चेक कर लेना है, राइट? तो अभी तक आप क्या क्या किए, 3 काम किए। गुड, गुड, उसके बाद आपका होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसमें सारे इंटरनल, जैसे बैंक का आपने एग्जांपल दिया, उसको इंटरनल कंट्रोल्स रहता है उसके अंदर। गुड, तो हम लोग को बहुत कुछ चीज देखने पड़ते हैं कि कितना है, कितना पैसा है इन्वॉल्व, वो कि थोड़ा सा अकाउंट्स मेंटेन क्या कैसे मेंटेनेंस ऑफ कर रहा है, करना है वो देखना पड़ेगा। यस, एंड देन आपका आता है मिनट्स बुक, अंडरस्टैंड करना होता है मिनट्स बुक, उसमें हम लोग जनरली देखते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उसकी जो नोटिस है वो सब क्या नोटिस देखने पड़ते हैं, कोर्ट या कोई कोर्ट का कोई केस या यस चल रहा है वो वेरीफाई, और अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखने पड़ते हैं। गुड, ठीक है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एसेस कर लिए और मिनट्स बुक को कंसल्ट कर लिए। फोर्थ काम आप क्या करोगे, कंसल्ट द बजट, check the budget allocation to different heads and confirm that the amounts are sanctioned। क्या होता है ना कि ये सब यूनिवर्सिटीज एक बजट बनाती है कि हमारे पूरे साल का खर्चा कितना है और हर एक डिपार्टमेंट को कितना कितना खर्चा दिया जाए। अब साइंस डिपार्टमेंट है तो उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बच्चे, लैब्स होंगे। आपके कंप्यूटर वाले स्टूडेंट है तो कंप्यूटर लैब के पीछे सर्टेन खर्चा है, तो ये लोग बजट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं साल के स्टार्टिंग में। तो वो आपको चेक करना है कि ये लोग बजट एलोकेशन किया है कि नहीं, इनको करना पड़ता है, राइट? तो ये आप कंसल्ट किए। नेक्स्ट आप वेरीफाई करोगे रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट वर्ड को बॉक्स बनाओ, सर्कल या स्क्वायर बनाओ। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो या तो आपको बोलेगा कि सीधा ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तब सब लिखना है, या आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा रिसीप्ट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन का ऑडिट प्रोसीजर बताओ, यस, तब आपको सिर्फ रिसीप्ट्स वाले पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर पैसा आता कहां से, रिसीप्ट्स को एरो देके लिख दो, पैसा कहां से आता है हिंदी में, पैसा कहां से आता है। एक बार खुद सोचो कहाँ कहाँ से पैसा आता है। एज अ स्टूडेंट आप फीस देते हो, ट्यूशन फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस है, स्टूडेंट फीस जो स्टूडेंट लोग दे रहे हैं, और या फिर अब ठीक है, आप फीस देते हो ना, आपने कभी देखा नहीं खोल के कि आप किस किस चीज का फीस दे रहे हो। जब आप खोल के देखोगे, जैसे स्कूल में फीस बुक हुआ करता था, तो कभी अगर पुराना निकल जाए, दिवाली आने वाला है साफ सफाई में, ठीक है, तो उसको देखना एक बार, खाली फर्स्ट पेज उसका रीड करना किस किस चीज का आप फीस देते थे, या कॉलेज का अगर रिसिप्ट वगैरह होगा आपके पास तो उसको देखना। एक तो लिखा रहता है उसमें ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस मतलब जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उसका फी। टैली द काउंटर फॉइल्स ऑफ द फी रिसीप्ट, काउंटर फॉइल्स अंडरलाइन करो, ये क्या होता है, काउंटर फॉइल्स मतलब वही रिसीप्ट जो हम आपको बोल रहे दिवाली के साफ सफाई में मिल सकता है, ठीक है, यस, वो पेज का टुकड़ा जो आपका रिसिप्ट जिसको आप बोलते हो, काउंटर फॉइल्स ऑफ फी रिसीप्ट विद फी रजिस्टर। अब एज अ यूनिवर्सिटी सोचो, यूनिवर्सिटी आपसे पैसा लिया, यानी स्टूडेंट से पैसा लिया, राइट? तो यूनिवर्सिटी क्या करता है, एक तो रिसिप्ट आपको इशू करता है, एक रिसिप्ट अपने पास रखता है, तो वो रिसिप्ट है, और ये लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट, लिख के रखते हैं। तो दोनों आप एज एन ऑडिटर वेरीफाई करोगे कि दोनों है कि नहीं। अच्छा,
क्योंकि यहाँ पे घपला हो सकता है, कई स्टूडेंट को फ्री एनरोलमेंट दिया जा सकता है, मान लो जो हेड है उसका कोई रिलेटिव है, राइट। स्कॉलरशिप से पढ़ते थे उनका तो हाँ, तो उनका एक अलग लिस्ट होगा स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट का, राइट। पर वो नोटिंग होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, करेक्ट। तो इस चीज को आपको वेरीफाई करना है। सो टैली द काउंटर फॉइल्स ऑफ द फी रिसिप्ट विद फी रजिस्टर, ताकि आप देख सको यस कि वो रिकॉर्डेड है या नहीं। पता चला हेड का कोई रिलेटिव है, रिलेटिव का बच्चा को फ्री एडमिशन दे दिया, फीस लिया ही नहीं, रजिस्टर्ड में उसका नाम लिखा है स्टूडेंट रजिस्टर में, पर रिसीट नहीं है, तो आप पकड़ लोगे ये क्या चैरिटी, चैरिटी मतलब ऐसा चैरिटी नहीं चलता है कि आप किसी को फ्री में पढ़ा रहे हो, अगर स्कॉलरशिप लिया है तो ठीक है। हाँ, तो उसके इसमें भी सिस्टम्स है ना, अगर कोई नीडी है तो आप रैंडमली नहीं ना बोल सकते हो कि तुम्हारे लिए फ्री है। यस, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ट्रस्ट अगर अलाउ किया हुआ है तो ट्रस्ट का वो लेटर हेड में लिखा हुआ होना चाहिए दैट दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज बीन लाइक द फीस हैज बीन वेव्ड ऑफ एंड सो ऑन। तो कोई ना कोई रिकॉर्ड्स होगा, रैंडम कुछ नहीं हो सकता, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम्स रहता है, राइट। ठीक है, तो ये आप चेक करोगे। चेक द रजिस्टर टू आइडेंटिफाई कि ऑल स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड है सबने फीस अपने टाइम पे किया है कि नहीं। देखते थे अपने कॉलेज में अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो सेमेस्टर का अगर फीस टाइम पे नहीं किया तो मेल आ जाएगा, यस, लेट पेमेंट फीस देना पड़ता है। तो टाइम पे स्टूडेंट फीस पे कर रहे हैं कि नहीं। इफ एनी स्टूडेंट हैज डिपॉजिटेड फीस बियॉन्ड द ड्यू डेट, तो इन दैट केस आप देखोगे कि जो फाइन चार्जेस है वो लिया गया था कि नहीं। ये सब लेगा कौन, यूनिवर्सिटी, पर एज एन ऑडिटर आपको यही सब चेक करना है। चेक करोगे कि जो भी कलेक्शन है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है कि नहीं। पता चला पैसा लेके उसका एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है हेड, ठीक है, वो तो नहीं कर सकते ना, बैंक अकाउंट में डालो। टोटल अप वेरियस कॉलम्स ऑफ फी रजिस्टर, टोटल चेक करो। ये लोग टोटल भी घपला कर देते हैं। अगर फ्रॉड, आप क्या कर रहे हो एज एन ऑडिटर, फ्रॉड डिटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तो वेरीफाई कर रहे हो ना। तो सोचो कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है यहाँ पे। टोटलिंग मिस्टेक हो ही सकता है, सबका नाम तो लिखा है, आपने क्या किया पहले रिसीट से चेक किया रजिस्टर, सबका नाम है, चलो यू आर रिलैक्स, कोई गड़बड़ नहीं है। पता चला टोटलिंग में एक बच्चे का टोटल किया हुआ ही नहीं है, राइट। तो आप टोटल चेक करोगे, यस, एरर रहेगा, राइट, तो वो आप पकड़ लोगे, करेक्ट। उसके बाद क्या करोगे, जो बच्चे एडवांस में फी पे किए हैं उसका भी रजिस्टर्ड होगा। तो अगर कोई बच्चा एडवांस में पे करता है तो अगर उसका ड्यू डेट आ चुका है तो वो हम लोग को हेड चेंज करना पड़ेगा ना, एडवांस टू अरियर करना पड़ेगा, एडवांस अरियर हुआ है या अक्रू हुआ है कि नहीं, वो हेड चेंज करना होगा, तो वो हुआ है कि नहीं। पता चला बच्चा एडवांस में फीस पे करके आज कॉलेज पास आउट करके चला गया, अभी तक रजिस्टर्ड में एडवांस फी लिखा हुआ है, तो वो चेक करना होगा वो ठीक है कि नहीं, क्लियर है। तो ये सारा काम कौन करेगा, आप करोगे एज एन ऑडिटर, पूरा ट्यूशन फीस। अब आता है जो स्टूडेंट एडमिन चार्जेस पे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फी, ये वर्ड भी एडमिशन फी जो आपका लिखा हुआ रहेगा, फी बुक अगर आप देखोगे अपना या रिसीप्ट देखोगे कॉलेज का तो उसमें एडमिशन फी भी लिखा रहेगा जो आप पे करते हो। तो एडमिशन फी आप चेक करोगे कि ये फीस पे हुआ है कि नहीं बाय द स्टूडेंट विद एडमिशन स्लिप्स। आप देखे हो कभी भी, नोटिस किए हो कि नहीं पता नहीं, एडमिशन को जब भी आपका एडमिशन होता है तो एडमिशन स्लिप अलग मिलता है और रिसीप्ट फीस अलग मिलता है। तो वो एडमिशन स्लिप इशू हुआ है कि नहीं, और ये एडमिशन स्लिप पे साइन वो रहता है, आपका स्टैम्प मारा हुआ रहता है, साइन होता है स्टैम्प मारा हुआ रहता है, आप देखना स्टैम्प मार के साइन रहेगा, तो वो है कि नहीं। वरना आजकल तो एआई भी जनरेट करके दे देता है आपको बहुत कुछ, एग्जैक्टली, हाँ, वो मिल जाता है। तो सब में देखना साइन वगैरह होगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके सामने है जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उस पर स्टैम्प या साइन नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो यू कैन नॉट कॉल इट एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, क्योंकि नकली तो हम भी बना के दे देंगे आपको, आपकी यूनिवर्सिटी का ही हम आपको एडमिशन का वो स्लिप बना के दे देंगे, आप पकड़ नहीं पाओगे असली की नकली। आप उसको वेरीफाई तभी कर पाओगे जब उस पर स्टैम्प होगा प्रॉपर या फिर हेड का साइन होगा, नहीं कॉपी हो सकता, राइट। तो ये चीज कौन चेक करेगा, आप चेक करोगे। कैपिटल फंड में अब यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ठीक है, यस, तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ठीक है। तो अमाउंट किसमें क्रेडिट होगा, कैपिटल फंड में होगा, अनलेस मैनेजिंग कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब जितना नहीं 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 नहीं, जो मैनेजिंग कमिटी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो एडमिशन फीस आया है उसका कुछ करना है क्या। जैसे कई बार क्या होता है, आपके यूनिवर्सिटी का एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है या नया ब्रांच कहीं और ओपन हो रहा है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो एडमिशन फी का जो कॉर्पस है उसमें से कई बार यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैनेजिंग कमिटी ने ऐसा कुछ डिसाइड किया है तो वही होगा, राइट। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो कहाँ जाएगा पैसा, कैपिटल फंड में जाएगा, क्लियर है। अदर फीस, इसके अलावा जो फीस होते हैं उसमें आप वेरीफाई करोगे कि ये सब कलेक्ट हुआ है कि नहीं, जैसे लाइब्रेरी,
फीस होता है, सेशन फीस, डेवलपमेंट फीस, हॉस्टल, अगर हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है तो। रजिस्टर्ड हुआ है और कि आपका प्रॉपर्ली अकाउंटेड मतलब वो अप्रोप्रिएट हेल्थ में आया हुआ है कि नहीं, वो प्रॉपर हेल्थ के अंदर आया है कि नहीं, रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड है कि नहीं, और उसका रिसीप्ट है कि नहीं, देखिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप चेक करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो भी अरियर्स है ऑन अकाउंट्स ऑफ फीस, फाइन्स, ये सब कंसिडरेशन में लिया गया था कि नहीं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सबसे ज्यादा घपला एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में होता है, 31 मार्च के आसपास घपला होता है। हाँ हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा घपला उसी टाइम पे होता है। नॉर्मली समझो, आप जब फर्स्ट टाइम बात किए थे यहाँ पे, ठीक है, मान लो अभी चल रहा है 23 मार्च, आप आज मेरे से बात किए कि मेरे को क्लास लेना है, ठीक है, आपने मान लो आज जो है वो हाफ एडवांस ही पे कर दिया, हम नोटिंग कर लिए, मंशा मेरी स्टूडेंट है, करेक्ट, अपने रिकॉर्ड्स में। अब क्लास शुरू हुआ है मान लो 15 अप्रैल से, ओके, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हुआ, सर्विस हम आपको कब दिए, नेक्स्ट मंथ, पर पैसा कब आ गया, एडवांस में आ गया। तो इसका अगर प्रॉपर यहीं पे क्या होता है, घपला कैसे कैसे हो सकता है इसी चीज में। अब हम एज अ ऑडिटर कोई आके हमको बोलेगा कि सर्विस आप अगले महीने का 15 तारीख को दिए और पैसा ले लिए इतना पहले, तो ये डेट में हमको कुछ गड़बड़ लगा, बोले हाँ मेरी स्टूडेंट पहले आई, हम एडवांस एनरोलमेंट ले लिए, क्लासेस तब दिए। अब यहाँ पे हम पैसा घुमा भी सकते हैं, हम जेन्युइनली आप हो सकता है कॉन्टैक्ट किए हो 15 अप्रैल को और आपका क्लास 15 को शुरू हुआ हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ पिछले महीने का ऐसा कैश बचा हुआ था, मुझे ब्लैक टू व्हाइट करना था, तो हम लिख दिए एडवांस पेमेंट आया मेरे को मंशा से, कर ही सकते हैं। तो यही चीज आपको चेक करना है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, साढ़े के साढ़े जो पैसे आए हुए हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग है कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट पेज, see that the free studentship जो आप बोल रहे थे and concessions have been granted by a person authorized to do so। मान लो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चा गया जिसको कंसेशन चाहिए फीस में, ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड से आता है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कंसेशन चाहिए, गया रिसेप्शन में बोला कि मेरे को फीस में कंसेशन चाहिए, रिसेप्शनिस्ट साइन करके दे दी, हाँ ठीक है लो तुम्हारे लिए फ्री, चलेगा वो नहीं, क्या करना पड़ेगा, हेड से जाके आप बात करिए, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करिए, ये तो ये आपको देखना है कि जो फ्री वैसा स्टूडेंट है जिसको कंसेशन दिया गया है या मे बी फ्री में क्लासेस कराए जा रहे हैं, फ्री में एनरोलमेंट लिया गया है, तो उसका ऑथराइजेशन कौन किया है, कौन अलाउ किया है उसको, इज इट एनी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है या पीयून बोल दिया तो हो गया, क्लियर। तो ये आप चेक करोगे। नेक्स्ट कंफर्म करोगे कि हॉस्टल ड्यूज रिकवर हुआ था कि नहीं, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हॉस्टल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, खास करके एनोनिमस यूनिवर्सिटीज भी करते हैं, करते हैं ना, हाँ। तो वो सब केस में आप देखोगे कि जो स्टूडेंट के अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए, जो हॉस्टल फी आना चाहिए, वो आ गया है कि नहीं। जैसे हम आपको बता रहे थे ना, कॉशन मनी ये रिफंडेबल होता है कि अगर 3 साल 5 साल कॉलेज जब भी आपका खत्म हुआ तब तक बच्चे को कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा रिफंड गया रहता है, वापस कर दिया जाता है। तो वो रिफंड हुआ है कि नहीं। जैसे मेरा जो कॉलेज था, मेरे कॉलेज में ये कॉशन फी लिया स्टार्टिंग में, आफ्टर द कॉलेज वाज ओवर ये कॉशन फी रिफंड नहीं कर रहा था। तो हम लोग 2 बार 3 बार गए ऑफिस में जाके बात किए, कॉशन मनी दो, 5,000 लिया था कॉशन फी, ठीक है, बोले वापस दो, ठीक है, वैसे भी कॉलेज पास आउट हुए, कुछ तो इनकम होना चाहिए, ठीक है। गए, वो बोल रहा है होगा, ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए, सब टमका रहा था। एग्जैक्टली 1 साल हुआ, हम बोले भाई इन लोग का ऑडिटर कर क्या रहा है, ऑडिटर तो देखेगा कि क्वेश्चन फी अभी तक रिफंड नहीं हुआ इस बैच को, तो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। फिर मेल किए कॉलेज को कि भाई आपका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अवेल करके क्वेश्चन मनी वापस ले सके, ऑफिस में जाके बोलने से बोलता है तो परसों आओ तरसों आओ, ये सर से बात करो, वो सर से बात करो, ये सब हो रहा है, ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा, ये वो सब मेल किए थे, प्रॉपर फॉर्मल मेल। तब फिर आया था कि आफ्टर 6 मंथ्स ये करना है आपको, एक लंबा सा चौड़ा प्रोसेस आया था, हाँ मिला था, 2 साल बाद मिला था हम लोग को क्वेश्चन फी रिफंड, ठीक है। तो ये रिफंडेबल होता है और ये पैसा रिफंड इंस्टीट्यूट को करना रहता है। अब मान लो एज एन ऑडिटर आप गए यूनिवर्सिटी में, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन फी रिफंड होता है, अब कैसे ऑडिट करोगे, राइट। अब आपको आज पता चल गया है, अब आप जब जाओगे ऑडिट करने के लिए कहीं भी, या एज अ स्टूडेंट भी अभी आप किए और आपसे लिया होगा क्वेश्चन मनी, चेक करना घर जाके। हाँ हाँ, अब देना, अब चेक करना, देखना क्वेश्चन मनी लिया होगा आपसे भी, तो वो रिफंडेबल होता है, ले लेना जाके, ठीक है, नहीं लोगे तो वो लोग पार्टी करेंगे इससे, ठीक है। तो वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सैंक्शन लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ग्रांट देती है कि आप ये डिपार्टमेंट, मान लो एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, आप रिसर्च डिपार्टमेंट ओपन करो, गवर्नमेंट पैसा देगी, स्टूडेंट से रिसर्च करवाओ, स्टूडेंट को सिखाओ, रिसर्च करवाओ, राइट, होता है।
दो में डिवाइड किया हुआ है बीकॉम को, एक बीकॉम जो ऑनर्स करके हाँ, बीकॉम जनरल। रिसर्च है। अच्छा, रिसर्च है, हाँ, ओके। रिसर्च के लिए एक पर्टिकुलर सीजीपीए उतना होना हाँ, चाहिए, लाइक 8 या 9, वो लोग तो यस। बहुत मीन स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं हाँ, यूनिवर्सिटीज को, वो तो थोड़ी अगर रिसर्च के लिए ये पता है। हाँ किसी को मिला हुआ है तो वो आपको वेरीफाई करना है कि गवर्नमेंट से ही मिला हुआ है ना। यहाँ पे भी घपला होता है। अब मान लो यूनिवर्सिटी दिखा रखा है कि मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिला 2 लाख रुपया फॉर रिसर्च, एक्चुअल में उसको मिला नहीं था गवर्नमेंट से, अब लिख लिया वो अपने ब्लैक टू रजिस्टर व्हाइट में। मनी करने के लिए किसी भी बड़े बड़े आदमी से पैसा लिया था और बस उसको शो नोट करके कर इसको दिया था। गवर्नमेंट से मिला है। यस, तो आप वेरीफाई करोगे कि गवर्नमेंट से ही अब वो मिला है कि गवर्नमेंट नहीं। से कॉन्टैक्ट करके थोड़ी अपनी उनको दिए कि नहीं बस नहीं, गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट वैसे नहीं होता है। इन दैट केस आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा, अगर गवर्नमेंट से होता है तो सील रहेगा, प्रॉपर स्टैम्प अच्छा रहेगा, साइन रहेगा, रहेगा एक ऑथोराइज पर्सन रहेगा, उससे आप वेरीफाई करोगे। क्लियर है। हम्म, इंश्योर करो जो डोनेशन रिसीव हुआ है, अगर होता है तो डोनेशन वगैरह, तो वो एक्नॉलेज हुआ है कि नहीं या रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। डोनेशन आया 1 लाख रुपया, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कैश बढ़ा हुआ है 1 लाख से, पर अकाउंट से 1 लाख से कम है, तो कैश बढ़ा हुआ है मतलब 1 लाख आया है। अब आप पूछोगे मैनेजमेंट से किधर से आया 1 लाख, वो बोला डोनेशन आया, तो भाई इसकी रिकॉर्ड किधर है, अकाउंट से भी तो लिखो कि डोनेशन आया है। तो ये आप इंश्योर करोगे। फिर क्या करोगे, इनकम चेक करोगे फ्रॉम लेटिंग आउट, अंडरलाइन करो लेटिंग आउट, और उसके बगल में लिख लो रेंट। लेटिंग आउट मतलब रेंट पे आपने किसी भी प्रॉपर्टी को दे रखा है, तो रेंट आता होगा, तो रेंट आता होगा तो रिसीट आपने उसको इश्यू करके दिया होगा, राइट, तो ये आप चेक करोगे। करेक्ट। उसके बाद वाउच इनकम फ्रॉम एंडाउमेंट्स एंड लेगेसीज एज वेल एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कोई भी पैसा अगर आप बढ़ाने के लिए कहीं लगाए हो, ये हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मान लो एडमिशन फी 1 साल में मेरे पास आ गया 2-3 करोड़ रुपया, ठीक है, 3 करोड़ रुपया आ गया सारे स्टूडेंट का एडमिशन फी। अब पूरे साल में मुझे कोई पैसा नहीं आएगा, पर खर्चा तो पूरे साल में लगेगा, तो हर साल पूरे साल में हर महीना में खर्चा लगेगा, तो हम एक ही बार में इतना पैसा को अगर बैंक में रख दे तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट से हम डेवलपमेंट कर पाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी का, राइट। तो वो पैसा जो हम अपने बैंक में रख रहे हैं, तो उसमें से क्या मुझे कोई इंटरेस्ट मिला है, तो इसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। जो भी मिले वो रिकॉर्ड होना यस, चाहिए। इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, शेयर्स में लगाया है या मान लो म्यूचुअल फंड्स में या लगाया फिर है, ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे हैं तो डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग नहीं कर सकते वैसे यूनिवर्सिटी का पैसा, बट अगर मान लो कि ये सब चीजों में लगाया है और डिविडेंड मिल रहा है, तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये आपको बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करना होगा, क्योंकि पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा, तो उससे आपको वेरीफाई करना है। क्लियर है। तो आपको रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, और उसी तरह आपको क्या करना है, पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है। बिना पढ़े एक बार हम लोग सोचते हैं कि क्या क्या पेमेंट कर सकता है यूनिवर्सिटी। वेजेस, ठीक है, वेजेस किसको पे करेगा, जो लोग जैसे पीयून हुआ, ठीक है, तो वेरिएबल आते थे, मोस्टली पीयून है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, ठीक है, और लाइक अलग-अलग जो लोग लाइक बहुत कम जो लोग आते हैं ना, वो अपनी कभी कभी कोई डेवलपमेंट कोई के लिए आए, डेवलपमेंट ठीक है, हाँ, एंड और भी जो चीज़ कुछ चीज़ नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ में, लाइक अब गार्डनिंग है, कुछ गार्डनर्स लोग हैं या पार्किंग वाले जो पीपल्स होते हैं वो है, ये लोग सब लोग को ये लोग वेजेस इन लोग को ठीक दिया है। जाता है। तो पार्किंग वाले लोगों को हम लोग देंगे क्यों, अच्छा हमने पार्किंग की है, अच्छा, कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना, यूनिवर्सिटी से पार्किंग हाँ, लगाते अच्छा हैं, हम तो लोग देंगे, पार्किंग ठीक का है, एक जन को लेके रखता है ओके, कि वो ठीक है। और सपोज़ है। और पेमेंट्स में और टीचर्स भी है पेमेंट्स के लिए। टीचर्स का सैलरी, टीचर्स का सैलरी पेमेंट्स ही है देखा करेक्ट, जाए तो। अब हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं उन लोगों को भी उनकी पेमेंट्स ही पेमेंट, मिलते हैं। ये ठीक है, सैलरी है देखा जाए तो। करेक्ट। और हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखा है तो उसका पेमेंट, अब जो यूनिवर्सिटी पूरा एक जो बिल्डिंग जो है वो अगर रेंट में है तो वो यूनिवर्सिटी वाले को उन लोग को भी रेंट देना पड़ेगा, तो वो भी पेमेंट ही है। यस, करेक्ट। तो देखो पेमेंट रिलेटेड चीजों को भी आपको वेरीफाई करना है, तो जैसा अभी आप बोले सैलरी एंड वेजेस जो एम्प्लॉइज को पे होते हैं वो वेरीफाई करोगे। एक्सपेंसेस भी तो इसमें आप चेक कैसे करोगे, टीचर्स है मान लो 10, हर टीचर को 25,000 सैलरी मिलता है, टोटल अमाउंट आपको पता चल गया कितना पेमेंट होता है, पता चला एग्जैक्टली जो बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है वो 11 लोगों को जा रहा है, तो भाई ये एक और एक्स्ट्रा कौन है, टीचर्स लिस्ट में क्यों नहीं है, हो ही सकता है, तो यही वेरीफाई आप करोगे। ये घपले कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, हो सकता है, इसीलिए उसका ऑडिट हो रहा है, राइट। तो ये आप चेक करोगे, भाई नंबर ऑफ टीचर तो 10 है, तो 11वां पेमेंट किसको हो रहा है, क्लियर। इन केस ऑफ गवर्नमेंट, हाँ 9 को क्यों हो रहा है, राइट। In case of government या aided colleges, verify the claims has been properly prepared and the amount sanctioned has been distributed to right person। क्या होता है कई बार ग्रेचुइटी पेमेंट्स होते हैं टीचर्स को भी, ठीक है, ग्रेचुइटी होता है, पेंशन पेमेंट्स होते हैं, तो ये सारे सही पर्सन को ही मिलना चाहिए। पता चला कोई ऐसा टीचर होगा जो मतलब होना नहीं चाहिए, मे बी किसी का डेथ हो गया, ठीक है,
और उसका जो पेंशन का पेमेंट है वो उनके फैमिली को मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है। बोल रहा है, क्लेम कर रहा है यूनिवर्सिटी की नहीं ऐसा हमारा कोई रूल नहीं है, राइट? तो ये आप वो वेरीफाई वेरीफाई करोगे करना पड़ेगा। कि ऐसा कहीं तो नहीं हो रहा है, या मान लो उसके नाम पे किसी और को जा रहा है, उस पर्टिकुलर फैमिली को बोला आपको नहीं मिलेगा और उसका किसी पेंशन और को किसी जा रहा है, उसी हेड के रिलेटिव को जा रहा है, तो वो राइट? तो आपको ये वेरीफाई करना चेक पड़ेगा। करना है। चेक करो कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ऑफ अर्लियर सैलरी, अगर पहले का कोई सैलरी ड्यू रह गया था, जो पेमेंट नहीं हुआ उसको था, चेक करना तो उसका पड़ेगा। कैलकुलेशन चेक करो, अकाउंटिंग चेक करो सही है कि नहीं, अर्लियर्स में लिखा है कि नहीं, कोई डिडक्टेबल है डिडक्टेबल्स कि है नहीं सैलरी सैलरी से, से, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, इनकम टैक्स जो आपको टीडीएस काटना रहता है, आपने टैक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा तभी है ग्रुप 1 पॉसिबल में, है। तो वो सब कटा था कि नहीं, क्लियर है? नेक्स्ट क्या करोगे, एग्जामिन करो कि जितने एक्सपेंडिचर जो स्पेशल इवेंट से रिलेटेड था, जैसे सेमिनार वगैरह होता है कॉलेजेस के अंदर, राइट? तो वो सारे खर्चे जो आपके स्पेशल इवेंट से रिलेटेड है कि नहीं, वो सब का आप चेक करो कि एग्जैक्टली जो पैसा आया था उसी से खर्चा हुआ कि नहीं। जो पैसा आया मैच करना होगा, जो पैसा आया था आपका, क्या होता है आपके कई बार, जैसे हमारे कॉलेजेस में तो होता था, आई डोंट नो आपके होते कि नहीं, हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे फेस्ट वगैरह होते थे। तो एक बार हुआ था, एक सारे स्टूडेंट्स को बोला गया था आप लोग स्टॉल लगाओ, स्टॉल बना दिया गया था, पर स्टॉल का चार्जेस आप पे करो, जो कि रिफंडेबल है। आप जो पे करोगे, मान लो आपने 500 रुपीज करके स्टॉल का पेमेंट किया, पेमेंट किया है हाँ, स्टॉल को कि वो आपका स्टॉल हो गया, हाँ, अब आप जो लगाओगे उससे आप जो पैसा कमाओगे वो 500 एग्जैक्टली, से अगर ज्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट ही है। राइट, तो वो आप रख लो हाँ, प्रॉफिट, और जो आपका 500 500 है वो आपका रिफंड कर रिफंड दो, होगा। हाँ, यस। ये तो है। तो ये सिस्टम्स होते हैं। तो पैसा जो आया तो उससे खर्चा भी तो होगा ना, स्टॉल बनवाएगा कौन, स्टूडेंट तो बनवाएगा नहीं, वो तो कॉलेजेस ही बनवाएगा, तो जो ला के वो तंबू वगैरह लगाएगा तो उसका पेमेंट होगा, तो ये सब पैसा उसी आए हुए पैसे से पेमेंट हुआ है कि नहीं, राइट? तो ये सब आपको चेक करना है, क्लियर? नेक्स्ट, वाउच ऑल द रेगुलर एक्सपेंसेस, अंडरलाइन करो रेगुलर एक्सपेंसेस को। रेगुलर एक्सपेंस मतलब जो रोज के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन हो गया, वाईफाई वगैरह है तो उसका खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए, जैसे टीचर्स का मान लो घर से टीचर्स को एक वैन में लेके आया जाता है, तो वो वैन का खर्चा हो गया, बस का खर्चा हो गया, तो वो सबके वाउचर्स होने चाहिए, क्लियर है? नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स का जो खर्चा है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे रेंट वाला, राइट? तो वैसे ही जो आपके कॉलेज बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो आपका यहाँ एसेट हो गया ना, वो एक बिल्डिंग बन रहा है मतलब एसेट प्रिपेयर हो रहा है, रेडी हो रहा है, राइट? तो उसका जो खर्चा है वो सबका पर्टिकुलर रिसीट है कि नहीं। कंस्ट्रक्शन सब में घपला बहुत होता है, लगा पैसा 2 लाख, दिखाएगा 4 लाख, 2 लाख पॉकेट में, राइट? तो इसका प्रॉपर वाउचर्स होना चाहिए कि किस चीज में कितना पैसा लगा है, राइट? सिमिलरली यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लाइब्रेरी बुक्स, लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स, तो ये सब चीज के लिए अगर कोई ग्रांट मिला है तो उसी के चीज में यूज होना चाहिए वो पैसा। गवर्नमेंट ग्रांट दिया, लैबोरेटरी सेटअप करो, उस पैसा से आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली। उसके बाद वाउच द रिफंड ऑफ कॉशन डिपॉजिट, अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े, फ्रॉम स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन रिसीप्ट एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद एग्जामिन करो पेमेंट्स को, जो हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर हॉस्टल फैसिलिटीज में कोई रिपेयर्स या मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड होता ही है, फूड प्रोवाइड होता ही है, तो वो सबका पेमेंट्स को आपको चेक करना है सही है कि नहीं। और आप ये देखो कि जो इन्वेस्टमेंट्स किया गया है, जैसे प्राइजेस वगैरह दिया जाता है, अगर कोई कॉम्पिटिशन हुआ तो यूनिवर्सिटीज प्राइजेस देती है, कप का सेट, कभी मिला है आपको कुछ किसी चीज में पार्ट लिए हो तो? हाँ, तो एग्जैक्टली जो प्राइज वगैरह मिलता है, तो ये सब क्या है, एक तरह से यूनिवर्सिटी के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो ये सेपरेट होना चाहिए। और अगर उस प्राइस से एक्सेस कोई पैसा आया, अच्छा प्राइस आपको क्यों देती है, आपका कोई कंपटीशन हुआ उससे कुछ पैसा एंट्री फी की तरह लेती है, उसमें से 2-3 प्राइज बना ली, जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ उसको प्राइज दे दी, बाकी का जो पैसा है वो क्या होता है, वो सेपरेटली रिकॉर्ड होना चाहिए, ये पूरा खर्चा सेपरेट रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे आपका एडमिशन फी पढ़ा हमने, ट्यूशन फी पढ़ा, इसके साथ मिक्स नहीं होता है, ये पैसा पूरा उस कंपटीशन से रिलेटेड इतना आया, इतने का हमने प्राइस दे दिया, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर नहीं हुआ, कुछ पैसा बच गया तो उसको अलग से रिकॉर्ड करो, क्लियर है? तो यही चीज आपको यहाँ पर बोला है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है कोई भी यूनिवर्सिटी के, उसको कौन वेरीफाई करेगा, आप, राइट? सब कुछ आपको ही करना है, एग्जैक्टली। वही तो, कितना सारा चीज है, बताओ, ये आपको याद नहीं रहेगा और रैंडमली कुछ बना के लिखोगे, हाँ एग्जैक्टली, और पूरा ऑडिट ही लॉजिकल है, इसी वे में याद रखना है। आप क्या करोगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेरीफाई करने के लिए, एग्जैक्टली, वो नॉलेज कैसे होगा, पढ़ के ही तो होगा ना, राइट? वही कर रहे हैं। तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे किसका, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का, वो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट जो उनके रजिस्टर में लिखा हुआ है, अगर उनका 4 बिल्डिंग है तो चारों बिल्डिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन करो, फिजिकल मतलब जाके देखो सच में बिल्डिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं, राइट? लिखा हुआ
और की बिल्डिंग है एग्जैक्टली, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। इन्वेस्टमेंट वेरीफाई करता हूँ बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है, वेरीफाई करो सही है कि नहीं, ठीक है। चेक वेदर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैज बीन प्रोवाइडेड एज पर द पॉलिसी अडॉप्टेड। अगर एसेट है तो डेप्रिसिएशन होगा ही, फिक्स एसेट से, तो एप्रिशिएशन दोनों राइट, चीज़ होगा। तो वही आपको चेक करना है। चेक करना है। अमोर्टाइजेशन मतलब क्या होता है? अमोर्टाइजेशन मतलब पहले से एक बार में आपका बहुत बड़ा अगर कोई खर्चा लग गया, तो कई बार हम लोग उस पूरे खर्चे को उसी साल नहीं दिखा देते हैं, वरना क्या होता है आपका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये खराब इंप्रेशन पड़ता है, ऐसा लगता है कि इस साल पूरा नेगेटिव हो गया, बट जेन्युइनली तो है नहीं, तो उसको धीरे धीरे अकाउंट्स में आप ओवर द ईयर्स दिखाते हो, तो दैट इज अमोर्टाइजेशन। तो यही एज पर पॉलिसी है कि नहीं, ये 2 वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, ये आपको चेक करना है। क्लियर? तीसरा, टीडीएस रिफंड, अगर कुछ होने का था तो वो हुआ है कि नहीं, ये चेक करोगे। चौथा, केयरफुली एग्जामिन करो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, अंडरलाइन करो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, जैसे आपका मान लो पोस्टपेड और प्रीपेड मतलब जानते हो, प्रीपेड मतलब पहले रिचार्ज किया फिर यूज किया, पोस्टपेड मतलब बाद में, तो जो आपका आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है वो सारा एक्चुअली पेड हुआ है कि नहीं, ठीक है, या ड्यू है। टीडीएस वगैरह जो कटा है वो डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, पीएफ का पैसा डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, राइट। वेरीफाई करो इन्वेंट्रीज, अब उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फर्नीचर है, स्टेशनरी है, आप लोग स्कूल में जाते थे चौक लेने के लिए, अलग एक रूम में स्टेशनरी रूम में मिलता था, तो वो सब क्या है, वो सब आपका इन्वेंट्री का पार्ट है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए। क्लोथिंग, हाँ, यस, जो वो किट रहता है, हाँ, वो सारा आ जाएगा, एसेसरीज आ जाएंगे, उसके साथ साथ स्कूल यूनिफॉर्म भी बहुत सारे स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट, तो वो भी उनका स्टॉक का पार्ट है। कुछ कुछ कॉलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनका क्या है, इन्वेंट्री का पार्ट है, राइट। ये भी चेक होना चाहिए और वो स्टॉक रजिस्टर अंडरलाइन करो, स्टॉक रजिस्टर वर्ड को अंडरलाइन करो, आपको स्टॉक रजिस्टर से चेक करना है कि स्टॉक कितना है कितना नहीं है, एग्जैक्टली। चेक करना है, टेस्ट चेक करना है कि वेरियस आइटम्स जितने भी और हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेशनरीज या क्लोथिंग, जो भी आपकी इन्वेंट्री में है वो सब आपको टेस्ट कर लेना है सही है कि नहीं। अब ये टेस्ट कैसे चेक करेंगे हम लोग, आपका ओपनिंग क्लोजिंग यूज्ड इन सब के हेल्प से चेक करोगे, राइट। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, तो अब ऐसा नहीं हो ओपनिंग में है 5000 पर्टिकुलर आइटम और उसके बाद पूरे साल में मान लो 5000 यूज हो गया, क्लोजिंग में फिर भी दिखा रहा है 3000, ये कैसे पॉसिबल है, तो ये आप चेक करोगे, राइट, या तो अकाउंटिंग में मिस्टेक है या कुछ घपला करने का कोशिश कर रहा है, तो ये आप चेक करोगे। और सर्टेन दैट द सिस्टम ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन ऑन रिसीप्ट एंड इशू ऑफ प्रोविजन फूड स्टफ्स क्लोथिंग एंड अदर इक्विपमेंट इज एफिशिएंट एंड बिल्स आर ड्यूली ऑथराइज्ड एंड पास बिफोर पेमेंट। तो पेमेंट के पहले बिल्स वगैरह सारे वो होने चाहिए, मतलब एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, हमेशा इनवॉइस बनता है फिर पेमेंट होता है, राइट। पहले पेमेंट होके इनवॉइस बन गया तो वो अपना अंडरस्टैंडिंग पे होता है, बट ये सही सिस्टम नहीं है, इनवॉइस हुआ तब पेमेंट हुआ, तो वो इनवॉइस होना चाहिए, करेक्ट। तो ये सारे आपको चेक कर लेने हैं, कोई दिक्कत, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत। अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट है, ये सब देखना पड़ेगा। आप पीएल बनाओगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पीएल बनाओगे, नहीं बनाएंगे, हाँ, नहीं बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चेक करोगे और बैलेंस शीट चेक करोगे यहाँ पे, तो ये एज पर जो हमारा गाइडलाइंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, यस, उसके अकॉर्डिंग बनाए कि नहीं, यही आप चेक करोगे। क्लियर है? चलो शुरू से आप फटाफट से बोलो क्या क्या पढ़ा हमने ऑडिटिंग। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, विच इज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस 8.2। तो व्हाट इज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली योर हॉस्पिटल। तो कई बार एग्जाम में आपका वर्ड यूज करता है हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, ये वर्ड्स भी यूज करता है, तो आपको समझ जाना है वो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा है। अब जब आप एज एन ऑडिटर किसी हॉस्पिटल में जाओगे ऑडिट करने के लिए, तो वहां पे आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे, अब ये आपको समझना है, राइट। तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आता है, पहला ही वर्ड में लिखा है हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम, इसीलिए एग्जाम में ये दो वर्ड कभी कभार यूज कर लेता है। तो ये सब बेसिकली स्टैब्लिश होते क्यों है, हॉस्पिटल का काम क्या है, ताकि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, राइट। तो ये हॉस्पिटल्स कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, राइट। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनका, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनका काम यही होता है कि आप चैरिटी कर रहे हो, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल रहता है, राइट। ओके, तो यही चीज आपको स्टार्टिंग का इंट्रो में बोला है। अब आप आ जाओ, अंडरलाइन करो इसी पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, द ऑडिट प्रोसीड्योर में हाईलाइट द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीड्योर दैट एज एन ऑडिटर यू नीड टू कीप इन माइंड
ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो क्या-क्या करोगे? तो ये सब जो इसके जो सबपार्ट्स वो तो सेम है, अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनल कंट्रोल, हाँ, मैंने बस अंदर का जो बॉडी होगा यस, थोड़ा वो सा चेंज होगा, एग्जैक्टली। तो पहला क्या है, अगेन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग ऊपर भी पढ़ के आए, तो एक बार याद किया, दोनों जगह काम आया, राइट। तो आप क्या क्या करोगे, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके ये समझोगे कि वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ट्रस्ट है वो, पार्टनरशिप है वो, कंपनी है वो, क्या है, करेक्ट। उसके बाद आप ट्रस्ट डीड पढ़ोगे उन लोगों का, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड होगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगा, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड होगा, और अगर कंपनी है तो ओआ या मोआ होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड अकॉर्डिंगली आप रूल्स एंड रेगुलेशन समझोगे कि ये लोग काम कैसे करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे, इसके हेड कौन होंगे, राइट। ट्रस्टी होगा, इसका हेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, पार्टनर्स है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करोगे, क्या क्या है। इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एसोसिएटेड विद सेम एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट। हाँ, ये दोनों जगह पे सेम वर्ड्स यूज हुए हैं, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आपका काम वहां पे क्या होगा, ये स्कोप आप समझोगे कि आप हॉस्पिटल को ऑडिट करने गए हो, तो आपका मेन क्या क्या काम है, क्या क्या वेरीफाई करना है, क्लियर। उसके बाद मिनट्स बुक को कंसल्ट करोगे, सेम एज अबव। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वाई, क्योंकि यहाँ कंपनी भी होता है, बहुत सारे कंपनी हॉस्पिटल रन कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनका जो मीटिंग है, इसको आप केयरफुली एग्जामिन करोगे, नोटिस को करोगे, राइट। कोई भी अकाउंटिंग को अगर कोई डिसीजन को अफेक्ट करता है, मतलब कोई डिसीजन ऐसा लिया है हेड ने जिससे अकाउंटिंग अफेक्ट हो रहा है, तो उसको एग्जामिन करोगे, करेक्ट। बैंक अकाउंट चेक करोगे, देखोगे कि भाई एक्सपेंडिचर वगैरह कैसे कर रहे हैं ये लोग, सिंपल पॉइंट्स। अब आता है वेरीफाई द रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में सिर्फ रिसिप्ट के ऊपर पूछता है, ऑडिट प्रोसीड्यूर बताओ, राइट। तो एक हॉस्पिटल के पास पैसा आता है, करेक्ट, तो कहाँ से आता है पहले हम लोग वो समझते हैं। अगर वो हॉस्पिटल एक स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी चला रहा है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसको ग्रांट मिल रहा होगा, तभी तो वो चल रहा है। वर्ड सर्कल करो ग्रांट वर्ड को, तो ये ग्रांट जो उसको रिसीव हो रहा है, ये आप वेरीफाई करोगे। दूसरा, कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट्स, पेशेंट जो पैसा भरते हैं, जो पेशेंट एडमिट होते हैं, तो उनके फैमिली जो पैसा पे करते हैं, यानी पेशेंट जो पैसा पे कर रहा है, हाँ, बेड को अंडरलाइन करो, बेड के लिए जो पे कर रहा है, तो वो पेशेंट एडमिशन रजिस्टर्ड वर्ड को अंडरलाइन करो, इसके अंदर लिखा रहेगा वो पेशेंट का डिटेल्स, करेक्ट। इसको आपको देखना है, एग्जैक्टली तो हर एक पेशेंट के पीछे कितना खर्चा हुआ, ये वाला का एक रजिस्टर्ड मेंटेन होता है कि वो कितना पेमेंट किया है, वो आपको देखना है कि ये पेशेंट एडमिट हुआ है तो इसके पीछे इतना का बिल बना है, तो यही वेरीफाई, पता पेशेंट है नहीं और पैसा आया है कहीं से, किधर से आया, एज एन ऑडिटर आप चेक करोगे, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्या है आपका, वाउच कलेक्शन फ्रॉम वेरियस पैथोलॉजिकल टेस्ट, हर जो पेशेंट एडमिट होता है उसका हॉस्पिटल टेस्टिंग करता है, राइट। हाँ, तो टेस्टिंग का भी पैसा लगता है ना, तो वही जो टेस्ट का पैसा लिया गया है उसका बिल्स के साथ आप चेक करोगे कि हाँ लिया गया है, इस बात का होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, राइट, तो डोनेशन अगर ले रहा है तो उसका भी आपको आपके पास वाउचर होना चाहिए, करेक्ट। अगर हॉस्पिटल के पास गेस्ट हाउस है, बहुत सारे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो गेस्ट हाउस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट हाउस प्रोवाइड करते हैं फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पेशेंट, तो वो है, हाँ, बाहर से आता है तो रह सकता है। एसेस द कलेक्शन बेस्ड ऑन रजिस्टर, तो उसका भी तो पैसा लेगा ना, फ्री में थोड़ी प्रोवाइड करता है, तो उसका जो पैसा है वो लिया गया है, उसका वाउचर होना चाहिए, राइट। इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम अगर कुछ भी आया है तो वो आप चेक करो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, राइट, कि वो पैसा, अगर हॉस्पिटल्स भी क्या करेगी, इतना सारा पैसा कहीं तो इन्वेस्ट करेगी ताकि पैसा थोड़ा बढ़े, तो वो आप चेक करोगे। उसके बाद इन केस ऑफ लेगेसीज एंड डोनेशन व्हिच आर रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा लिया गया है तो वो स्पेसिफिक पर्पस में ही खर्चा होना चाहिए, आप उसको किसी और चीज में ऐसे यूज नहीं कर सकते, यही वेरीफाई करोगे, क्लियर है। तो रिसीप्ट चेक कर लिया हमने, अब पेमेंट्स चेक करते हैं। पेमेंट्स में क्या क्या आएगा, ऑब्वियसली एक हॉस्पिटल है तो वो क्या करेगी, वो ऐसी चीजों पे खर्चा करेगी जिससे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट देना और इजी हो जाए। देखो कभी हॉस्पिटल गए हो, अच्छा गए हो, ओके।
तो जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे आप देखोगे उनके पास बड़े-बड़े मशीन्स रहते हैं, जो सिटी स्कैन के मशीन्स होते हैं, एमआरआई के होते हैं, सोनोग्राफी के होते हैं, बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स मशीन्स होते हैं उनके पास। तो दोज़ आर व्हाट? दोज़ आर व्हाट? दोज़ आर कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स के पीछे कोई भी खर्चा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स में भी पढ़ते हैं। हाँ, कोई कैपिटल मतलब कोई ऐसा खर्चा जिसका आपको रिटर्न बहुत लंबे समय तक मिलेगा, राइट? ये टैक्स में पड़ा है यहाँ पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप वेरीफाई करोगे कि जो भी मशीन्स, फर्नीचर, व्हीकल्स, एम्बुलेंस वो अप्रूव्ड था कि नहीं, राइट? खर्चा तो कर दिया पर वो अप्रूव्ड था कि नहीं बाय द ऑथराइज्ड अथॉरिटी, राइट? वो आप चेक करोगे और एविडेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर खर्चे का। जैसे कि खर्चा हुआ है तो चेक के थ्रू हुआ है, इनवॉइसेस होगा, टेंडर्स होगा, राइट? टेंडर क्या होता है? नहीं, टेंडर मतलब कई बार क्या होता है गवर्नमेंट को अगर प्राइवेट से सर्विसेज चाहिए होता है तो टेंडर निकालता है, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसके पास वो फैसिलिटी है वो एप्लीकेशन भेजता है गवर्नमेंट को कि हम ये करेंगे। क्लियर है? उसके बाद वाउच द सैलरी पेड टू स्टाफ, जो स्टाफ को सैलरी पे हो रहा है, अटेंडेंस रजिस्टर को ध्यान में रखते हुए। अब पता चला कोई स्टाफ है जो पूरा साल काम नहीं किया तो उसको सैलरी पूरा साल का क्यों पेमेंट कर रहे हो, राइट? ऑब्वियसली, करेक्ट। तो ये आपको चेक करना है, पेरोल्स चेक करना है, एग्जामिन करो जो अपॉइंटमेंट हुआ है कैजुअल स्टाफ का और उनको सैलरी जो पे किया गया है वो ऑथोराइज है कि नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, डॉक्टर्स को जो रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है, हमेशा डॉक्टर का जो भी पैसा होता है ना, जो सैलरी उनको पे किया जाता है, रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, वो उनके विजिट और ऑपरेशन चार्जेस पे होता है। जस्ट बिकॉज एक हॉस्पिटल है और उसके अंदर 10 डॉक्टर है डजंट मीन कि 10 को पेमेंट मिल रहा है। कैसे काम नहीं, हर डॉक्टर का विजिट पे चार्ज होता है। हर डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन किया है तो उसके ऑपरेशन पे उसका चार्ज होता है, राइट? जस्ट बिकॉज हॉस्पिटल है और डॉक्टर है तो चार्ज नहीं होता है। तो ये इसका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। क्लियर है? पैथोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, किट्स होते हैं, एक्सरे प्लेट होता है, ये सब का जो भी परचेज है उसका आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो पेमेंट तो आप तभी करोगे जब आपको इनवॉइस मिला होगा, तभी तो पेमेंट किए होगे। तो वो इनवॉइस भी होना चाहिए और तभी आपका पेमेंट में खर्चा लिखा होना चाहिए। पता चला इनवॉइस है पेमेंट नहीं किए, घपला। इनवॉइस नहीं है पेमेंट कर दिए, घपला। दोनों होना चाहिए। क्लियर? वाउच ऑल अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, जनरल जो बिल्स वगैरह है, फ्यूल बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, तो ये सब भी आपको चेक करना है। क्लियर? एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा अगेन स्टॉक रजिस्टर। हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या स्टॉक हो सकता है? मेडिसिन, फूड आइटम्स हो सकता है, क्लोथिंग हो सकता है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, राइट? मास्क वगैरह हो गया और चादर वगैरह हो गया, बहुत कुछ होते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है आपको फिक्स्ड एसेट्स का, जैसे हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में भी पढ़े थे, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के अकॉर्डिंग। तीसरा, डेप्रिसिएशन आपको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। चौथा, जितना लाइबिलिटीज है उसका लिस्ट चेक करो और वेरीफाई करो आप बिल्स के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। करेक्ट? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर्ड जो किया गया है बाय दैट हॉस्पिटल वो वेरीफाई करना है एज पर स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। क्लियर है? चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट प्रॉफिट हो, क्योंकि कंपनी अगर होगी या पार्टनरशिप होगी तो वो प्रॉफिटेबल होगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, तो एज पर दैट उनका जो भी अकाउंटिंग होगा वो आपको चेक करना है। क्लियर? सिंपल एज दैट। एक याद किया दूसरा इजी हो गया। करेक्ट? सेम पॉइंट्स है, रिपीट। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम लोग 8.3 विच इज ऑर्गेनाइजेशंस इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अब ये क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या क्या आता है? अदर जो सेक्टर्स हो गए, हाँ, फूड आपको पसंद है, रेस्टोरेंट जाते हो तो आपके साथ ही शुरू करेंगे। फूड एंड बेवरेजेस, रेस्टोरेंट्स वाला एक सेक्टर हो गया। ट्रैवल करते हो, घूमना फिरना पसंद है, सबको पसंद है। बाहर कहाँ कहाँ घूमे हुए हो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल? अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे हुए हो? ठीक है, ठीक है। इंडिया में कहीं घूमे हो? हाँ, वो तो अपना मेन है। हाँ, हाँ, गए राइट। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म थर्ड सेकंड सेक्टर है। थर्ड हो गया लॉजिंग, जैसे होटल्स वगैरह में रुके, गेस्ट हाउस में रुके, अभी नया नया एयरबीएनबी आया है, राइट? फोर्थ हो गया आपका रिक्रिएशन, जो विद इन वेस्ट बंगाल घूमते हैं,
पार्क्स है। जाते हो सिनेमा हॉल, मूवीज वगैरह देखते हो, तो ये हो गया, थीम पार्क्स वगैरह हो गए। तो इसी के ऊपर एक एक करके हम लोग ऑडिट करना सीखेंगे। जब आप जाओगे ना आर्टिकलशिप में, तो वहाँ पे तो कहीं पे भी भेज आपको सकते हैं, वहाँ पे तो वैसा भेजेगा ठीक है, आपको फ्री में खाना पीना भी मिलेगा, ठीक है। ऑडिट पे जाओगे ना तो क्लाइंट के ऑफिस में आपको खाना पीना फ्री मिलेगा, ठीक है, वहां पे तो उसको भी इंजॉय करोगे। तो यही चीज है कि कुछ जो एडवांटेज स्टेप्स है डिसएडवांटेज भी है, देखा जाए तो। वो तो है ही हर चीज डिसएडवांटेज ये का, कि इतना खर्चा है और एडवांटेज ये कि कुछ-कुछ में ये पर्क्स, सब हर चीज का लाइफ में हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। कहीं अच्छा है तो कहीं बुराई भी होगा। अब उसमें से आपको क्या अच्छा लेके निकलना है, ये हम लोग का मेन पॉइंट मोटिव रहता है कि अपने को क्या बेस्ट उसमें से लेके निकलना है। ठीक है। देखो जो स्टेप्स कॉमन है फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या क्या है, इसके ऊपर ओनरशिप एग्जाम में स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बस आपके जानकारी के लिए। एक होता है ओनरशिप स्ट्रक्चर, सिर्फ समझो। ये 3 पॉइंट के लिए ना ओनली फॉर हाँ हाँ, इन्फॉर्मेशन। जैसे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ये समझ लो। दूसरा इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट कर लो। और तीसरा ये चेक करो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइसेंस है कि नहीं टू रन द बिजनेस। रेस्टोरेंट है तो उसके पास पता चला कोई लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही उल्टा सीधा खाना खिला रहा है, लोगों को टपका रहा है, ठीक है, तो वो सब चेक कर लो लाइसेंस है कि नहीं। तो ये 3 पॉइंट कॉमन है। इसके अलावा स्पेसिफिक जो जो पॉइंट होगा वो हमें याद करना है फॉर आवर एग्जाम। करेक्ट। सबसे पहले आपका रेस्टोरेंट, जिसके अंदर क्या मिलता है, फूड एंड बेवरेजेस। अच्छा, होटल और रेस्टोरेंट में फर्क क्या है? होटल में आपका क्या मतलब वो रहने को आपको मिलता है ना, प्लस खाना ये सब कुछ आपको मिलता है, रेस्टोरेंट में ओनली फूड। राइट, रेस्टोरेंट मीन्स ओनली फूड एंड होटल मीन्स मेनली लॉजिंग। वो बात करता है रहने के लिए, रहने के फूड लिए कॉम्प्लीमेंटरी रहता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग अभी रेस्टोरेंट्स का बात करते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एवरी वीकेंड पे जाते हो ना, एवरी वीकेंड पे जाते हो, लेकिन ना रेगुलरली जाते मंथली हो, तो जाती अच्छा है। मंथली जाते हो। तो रेस्टोरेंट्स अब जब अपने फ्रेंड के साथ जाओगे, जिस भी दिन जाओगे, नेक्स्ट मंथली, इस मंथ गए हो, बाकी है, तो इस मंथ जब जाओगे तो अपने फ्रेंड को ये पॉइंट्स बोलना, ठीक है। रेस्टोरेंट में घुस के बैठ के फूड ऑर्डर करके जब फोटो लेते हैं ना तब ये पॉइंट्स बोलना। वो अलग बात है फिर वो आपके साथ फोटो ले नहीं ले, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ट्राई चालू हो गया। उनको बताना, देख देख हम ऑडिट याद किया था, पता है यहाँ का ऑडिट करने से ये पॉइंट देखना पड़ता है। भाग जाएंगे कि भगा देंगे वो नहीं पता, ठीक है। तो अब क्या देखोगे रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पे क्या देखोगे एज एन ऑडिटर? अंडरलाइन करो टोटल रेवेन्यू। सबसे पहले पैसा उनको बहुत आता है, आप गए बिल पेमेंट किए तो उनके पास रेवेन्यू आया, ये टोटल रेवेन्यू पहले देखेंगे बेस्ड ऑन डेली एंड मंथली सेल्स रिपोर्ट। दूसरा चेक करोगे कि ये जो रेवेन्यू आया है ये कैश में आया है या बैंक स्टेटमेंट में आया है। हाँ वो सब बैंक में जाएगा, यस करेक्ट। दूसरा अरियर्स रिटर्न ऑफ है कि नहीं, अरियर्स मतलब, अरियर्स मतलब अरियर्स मींस एक होता है एडवांस, एक होता है अरियर। एडवांस मतलब पहले पेमेंट आ गया बाद में अरियर हो गया। अरियर मींस वैसा पेमेंट जो कि अभी तक आपके पास आया नहीं है, ड्यू है, राइट। वो तो बैड डेब्ट्स हो गया। फिलहाल हम लोग सिर्फ अरियर्स चेक करेंगे कि अरियर्स वाला जो पार्ट है वो राइट ऑफ हुआ है कि नहीं, क्लियर है। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे अगर आप एज एन मतलब मान लो उस रेस्टोरेंट के आसपास आपका ऑफिस है, ठीक है, आसपास आप हॉस्टल में रहते हो, ऑफिस करते हो, आपका वहाँ घर नहीं है, तो खाने के लिए आप मंथली पैसा बांध लेते हो रेस्टोरेंट में ही कि हम हर महीना मुझे टिफिन सर्विस देना, कॉलेज में भी था टिफिन सर्विस आप देना, हम आपको हर महीना पे करेंगे। हाँ, रेस्टोरेंट से टाई अप कर लेते हैं। तो वो लोग का क्या होता है, कई बार पेमेंट क्या होता है, जैसे 1 तारीख को पे करना है तो 15 तक पे किए, रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं तो डिले चलता है, उनके लिए ये पॉइंट है अरियर्स रिटर्न ऑफ हुआ है कि नहीं, क्लियर है। तीसरा, वाउच ऑल पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सच एज ऑर्डर प्लेस्ड, इनवॉइसेस एंड बैंक रिकॉर्ड्स। इसका पेमेंट आप चेक करोगे कि जो सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल्स जो आपको दिया है, नहीं यहाँ सप्लायर्स का बात हो रहा है, वर्ड्स पे ध्यान दो। सप्लायर्स मतलब जो आपको ऑलरेडी रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, राइट। अब जैसे मान लो आप जो फूड बनाओगे तो उसके लिए आपको सब्जियां लगेगी ना, तो सब्जियां हो गए सप्लायर्स, उस जो आपको सब्जी देंगे, स्पाइसेस हो गए, तो वो सबका पेमेंट करोगे आप, राइट। वर्ड्स पे ध्यान दो, सप्लायर को अंडरलाइन करो, तो जो आपको सप्लाई किया उसका तो आप पेमेंट करोगे ना, करेक्ट। तो वो जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास इनवॉइस आएगा तभी पेमेंट जाएगा, दोनों में से कोई एक नहीं है तो एज एन ऑडिटर आप पकड़ लेना उस रेस्टोरेंट को क्या गड़बड़ चल रहा है, करेक्ट। चौथा, एग्जामिन करो पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है, छोटे छोटे खर्चे के जो कैश बुक होते हैं,
तो वो सारे खर्चे का एग्जामिन करना बुक को आप एग्जामिन करोगे। कोई भी अगर ऐसा खर्चा है जो इरेग्युलर है, ऑडिटर पकड़ लेगा उसको। होना चाहिए पकड़ के आप बोलोगे नहीं कुछ तो गड़बड़ है, देखो क्या है, और फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेट करोगे। ठीक है फिर पेमेंट होना चाहिए वो जो एक्सपेंसेस है जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं रेंट है मान लो वो रेस्टोरेंट ऐसा जगह पे चल रहा है जो उसने रेंट पे ले रखा है, तो रेंट पे करता होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस पे करता है, तो इसका पेमेंट को आप चेक करोगे। पेरोल जो सैलरी बेस्ड है, अटेंडेंस रजिस्टर, बैंक रिकॉर्ड्स, ये तो कॉमन पॉइंट है, सभी में है, तो एकदम ये तो पॉइंट ऐसा है कि सब में लिख देना, सेम ही है। तो ये सब पॉइंट्स आपके कॉमन पॉइंट्स हैं, ये चेक करोगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक तो होगा ही पर्टिकुलर, हाँ एग्जैक्टली। कोई ऐसा आइटम है जो पेरिशेबल आइटम है, मतलब जल्दी खराब हो जाता है, राइट, तो उसको राइट ऑफ किया गया है कि नहीं, तो वो आप एग्जामिन करोगे। फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, ये एकदम कॉमन पॉइंट है सभी में, ऊपर भी पढ़ के आए। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट पढ़ के आए, पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन दिया है कि नहीं हर चीज के ऊपर, ये भी आपका सेम ऊपर वाला पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए कि लाइबिलिटीज वगैरह को वेरीफाई करोगे। क्लियर है। तो रेस्टोरेंट का आपको सेपरेट एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि रेस्टोरेंट का ऑडिट प्रोसीजर बताओ। क्लियर है। तो ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखोगे? नहीं, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा 7+2 याद रखना है, दैट इज योर ट्रिक। अगर आपके बुक में 7 से ज्यादा पॉइंट दिए हैं, आपको हमेशा 7+2 पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आना है। फॉर 7 मार्क्स यू नीड टू राइट 9 पॉइंट्स। क्लियर है। सबका 9 पॉइंट्स याद करना है। बट अगर मान लो हम लोग कोई ऐसा टॉपिक पढ़ लिए जहां पे पॉइंट ही 7 है, या आप 7 से भी कम है, 5 पॉइंट है, तो उससे ज्यादा नहीं बनाओगे पॉइंट्स? नहीं, बनाना नहीं है, जितना पॉइंट है उतना ही पढ़ना है। क्योंकि हो सकता है कि आपका वो पॉइंट, एक पॉइंट का ही 2 मार्क्स हो, क्योंकि जब बड़े पॉइंट्स रहते हैं उसके एक पॉइंट का ही 2 मार्क्स होता है, ठीक है, या हाफ हाफ करके डिवाइडेड रहता है, तो जितने पॉइंट्स है वो सारे आपको करने हैं। ओके, बट मैक्सिमम पॉइंट दैट यू नीड टू लर्न इज योर 9 पॉइंट्स। डन। आ जाओ नेक्स्ट। ट्रैवल करते हो, ट्रैवल करते समय बुकिंग करते हो घर बैठ के ही, होटल कहाँ उतरेंगे, राइट। तो जो भी एक ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका अगर आप ऑडिट करने के लिए गए तो वहां पे आप क्या क्या चेक करोगे एज एन ऑडिटर? बुकिंग डिटेल्स चेक करोगे, कस्टमर का रिसीट्स है कि नहीं ये चेक करोगे, अरियर्स है कि नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा घपला होता है। और अरियर्स क्या चेक करोगे, कई बार क्या होता है, कस्टमर मान लो बुक कर दिया ट्रैवल एंड टूरिज्म, आप एज अ कस्टमर बुक कर दिए, मान लो आपके कोई छोटे भाई बहन है, बड़ा भाई है, तो आपके बड़े भाई ने क्या किया, ट्रैवल एंड टूरिज्म में बुक कर दिया, आप लोग घूमने जाने का प्लान किए एंड जुलाई में, ठीक है। अब मान लो एंड जुलाई में आपका मन बदल गया, नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, पढ़ना है, रहने दो, अभी कैंसिल करो, सितंबर में जाएंगे, ठीक है। तो पैसा तो दे दिया हुआ है ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले को, उसको आपके भाई ने कॉल किया, बोला कि अभी हम लोग कैंसिल करते हैं प्रोग्राम, आपको जो एडवांस दिया हुआ है वो आप सितंबर में हम लोग घूमने जाएंगे तब के लिए शिफ्ट कर दो। तो वो क्या हो गया, एक तरह से अरियर हो गया उसके पास, राइट। ऐसे तो ये एडवांस है, आपके लिए अरियर हो गया, करेक्ट। तो उस समय जब सितंबर में गए तब वो पैसा एडवांस यूज करके रिमेनिंग पैसा देके आप लोग घूम के आ गए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग चेक करेंगे एज एन ऑडिटर कि कोई अरियर या एडवांस है कि नहीं। क्लियर है। दूसरा, वाउच रेवेन्यू आउट ऑफ कमीशन फ्रॉम वेरियस कंपनीज एंड टूर पार्टनर्स। तो अब गाइडर्स को थोड़ी ना कमीशन पे करते हैं, कमीशन पे कर रहे हो ये पता रहता है आपको? नहीं पता रहता है। हम लोग जब भी पे करते हैं हम लोग टूर वाले को पे करते हैं, हाँ, उसमें कमीशन उसका कितना है वो पता नहीं रहता है, वो उनका सिस्टम में रहता है। जैसे टूर वाले करते ही क्या है, इनका थोड़ी ना सब जगह होटल इनका थोड़ी रहता है, ये जो होटल बना रखे हैं उनसे टाई अप कर लेते हैं कि मेरे कस्टमर को हम तुम्हारे होटल में रोकेंगे, तो जितना दिन मेरा कस्टमर तुम्हारे होटल में रुकेगा उसका टोटल बिल का 5% हमको आप एज अ कमीशन दोगे, राइट। तो आप तो पे किए ट्रैवल एंड टूरिज्म को, अब एज एन ऑडिटर जब आप ऑडिट करने गए तो आपको सिस्टम पता है। ये टूरिज्म वाले लोग क्या करते हैं, टाई अप कर रखे वैन वाले से जो गाड़ी आपको उठाएगा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, उनसे टाई अप रहता है, इनका टाई अप होटल से रहता है, तो हर जगह इनका कमीशन रहता है। सर्विसेज तो आपको होटल वाला दिया, सर्विसेज तो वैन वाला दिया, आपको वो कार वाला दिया, इनका कमीशन रहता है। तो यही कमीशन इनको जो मिल रहा है उससे कितना पैसा इनको कमीशन मिल रहा है वो आपको चेक करना है। क्लियर है। 5% कमीशन है, 10% है, कितना है। वाउच द पेमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ टूर बुकिंग्स। हाँ, आप तो पे किए ट्रैवल एंड टूरिज्म को, 1 लाख जितना घूमने का, मान लो 1.5 लाख रुपया घूमने का लगा,
अब सारा जिम्मेदारी किसका होता है? ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले का होता है कि आप किस दिन चढ़ोगे, कौन सा व्हीकल से चढ़ोगे, कहाँ उतरोगे, राइट? तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आपके टिकट्स बुक करेंगे, तो चाहे वो फ्लाइट टिकट्स हो, तो एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट्स नहीं, हम लोग जिससे बुक कराते हैं, तो नॉर्मल एजेंट्स जो हम लोग का वो अलग चीज हो गया। यहाँ आप टूरिज्म के लिए टूरिज्म बुक का कर रहे हो। ठीक है। आपको मान लो शिमला घूमने जाना है, ठीक है? अब शिमला घूमने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली सारा होटल वोटल पता करो और घूमने जाओ, खुद सारे टिकट्स बुक करो, और या तो टूरिज्म वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि हम लोग का फुल फैमिली 4 आदमी हम लोग शिमला घूमने जाएंगे इतना तारीख को, तो वो पूरा प्लान बना के आपको भेजेगा। पूरा जिम्मेदारी फिर उनका होता है कि आप कहाँ रुकोगे, कितना दिन रुकोगे, कहाँ घूमोगे, किस व्हीकल से, सारा ए टू जेड उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लंच कहाँ करोगे, डिनर कहाँ करोगे, एवरीथिंग। तो यहाँ हम लोग उस टूरिज्म वाले का बात कर रहे हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म का। वो जैसे किसी करते थे एयर है, रोडवेज है, हाँ, तो वो लोग जो बुक किया है, चाहे वो एयर से बुक किया हो, रोडवेज से बुक किया हो, जो भी बुक किया हो, उसका पेमेंट किया होगा। तो वही एज एन ऑडिटर आपको पेमेंट चेक करना है। क्लियर है? शिप से लेके जा रहा है तो सी होगा। वाउच ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग। हाँ, कस्टमर कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिलेशन होगा। मान लो हम लोग के साथ हुआ था, हम लोग गए थे लास्ट टू लास्ट ईयर कश्मीर का ट्रिप, ट्रैवल एंड टूरिज्म ये टूर एजेंट के थ्रू बुक किए थे, तो सारा जिम्मेदारी उनका था, कहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे। अब वो लोग क्या किया था, हम लोग का श्रीनगर में रुकने का बात था, तो वहां पे वो लोग हाउस बोट बुक किया था हम लोग के लिए कि हम लोग एक रात हाउस बोट में रुकेंगे, ठीक है? तो हम लोग जब उतरे श्रीनगर, गए हाउस बोट में, तो वो हाउस बोट में जाके पता चला वहां पे बहुत गंदा स्मेल आ रहा था फिश का। और अपने मारवाड़ी लोग में तो थोड़ा सा ये सब को लेके ज्यादा ही मम्मी लोग का थोड़ा रहता है, ठीक है? हाँ, नॉनवेज वाले लेके बहुत वो रहता है। मम्मी भड़क गई, ठीक है? दो फैमिली थे हम लोग, दोनों की मम्मी लोग भड़क गई, बोले नहीं नहीं यहाँ तो रात में नहीं रुक सकते, थोड़ा देर रुको और कहीं और होटल में चलो। अब वो टूरिज्म वाला तो ऑलरेडी पैसा दे चुका है इस पर्टिकुलर हाउस बोट वाले को, तो अब उससे बात किए, उसको बोले यहाँ नहीं रुकेंगे, दूसरा होटल करो, तो वो इसको कैंसिल किया, हम लोग को फिर बोट में चढ़ा के दूसरे होटल तक लेके गया। तो ये सारी चीजें जो एक टूरिज्म वाला कर रहा है, तो वो बुकिंग लिया, बुकिंग कैंसिल किया, तो ये सारा प्रोसेस उसके खाते में लिखा जाता है। तो यही चीज हम लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ भी हुआ है क्या। चेक करो कोई डिस्काउंट वगैरह कस्टमर को दिया गया था क्या, एंड अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। देखो ऐसे ना बहुत गलत हो जाता है, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आप हर किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो दैट मीन्स यू हैव अ डिस्काउंट पॉलिसी फॉर एवरी कस्टमर। आप अगर ऐसा कर रहे हो कि आपके पास 10 कस्टमर है और आप किसी एक को फ्री कर दे रहे हो और 9 से पैसा ले रहे हो, यानी आपका वो एक कस्टमर कोई रिलेटेड पार्टी है, या आप वहां पे कोई फ्रॉड करने का कोशिश कर रहे हो, राइट? तो आप बिजनेस चला रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वहां पे एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है कि अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है टू द कस्टमर, तो इज इट अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी या कहीं सिस्टम फेलियर है। क्लियर है? तो वो चेक करेंगे। ओवरहेड एक्सपेंस कॉमन पॉइंट है, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, लोकल अथॉरिटीज सब आप चेक करोगे ये खर्चा। उसके बाद सैलरी जो पे किया गया परमानेंट स्टाफ को, इनका स्टाफ ना परमानेंट नहीं होता है, बहुत रेयर ही कोई स्टाफ परमानेंट होगा। अगर ये टूरिज्म वाले का ऑफिस है, अगर ऑफिस है तभी परमानेंट स्टाफ होगा, अदरवाइज जनरली इनका स्टाफ परमानेंट नहीं होता है। हाँ, तो ये सब उनका चेक करना है, लीव वगैरह लिया है वो स्टाफ, वो चेक करना है। अगर कोई इंसेंटिव इनको मिला है तो वो चेक करोगे। क्लियर है? क्योंकि ये टूरिज्म वाला बिजनेस बहुत लोगों से डील करता है, तो यहाँ फ्रॉड होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं, तो आपको ये सब चीजों को केयरफुली चेक करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, अगर इनका कोई फिक्स एसेट है तो बेस्ड ऑन फिक्स एसेट रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड, सेम एज अब। लास्ट पॉइंट भी सेम एज अब। क्लियर है? ओके। उसके बाद लॉजिंग, सिमिलर पॉइंट्स चलेगा अभी भी। गेस्ट हाउस और लॉजिंग, फर्क क्या था रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में? दोनों रहता है, राइट? मेनली रहने के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अब, गेस्ट हाउस अभी एयरबीएनबी चला हुआ है ना, ठीक है? तो वाउच ऑल द कलेक्शंस फ्रॉम बॉर्डर बेस्ड ऑन देयर चेक इन एंड चेकआउट इन्फॉर्मेशन। अब देखो कहीं भी आप होटल में अगर गए हो तो आप देखे होंगे हर होटल का एक चेक इन चेकआउट पॉलिसी रहता है कि 12 बजे से 12 बजे तक, राइट? 8 से 8, 6 से 10, कुछ एक पॉलिसी रहता है हर होटल का कि इतना बजे आप चेक इन करो और इतना बजे चेकआउट कर रहे हो, यही मान के हम आपसे पूरा पैसा लेंगे। अगर आप 2 घंटे के लिए जाओगे ना तो वो 2 घंटा का पैसा नहीं देगा, वो आपका पूरा दिन का पैसा लेता है। करेक्ट? तो ये पॉलिसी ही आपको चेक करना है कि चेक इन चेकआउट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या पैसा लिया गया है, राइट? दूसरा, रूम रेंट रिसीप्ट अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करो डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स। आपने कॉस्ट पढ़ा है, कॉस्ट पढ़ा है ना ग्रुप 1 में, सीएमए इंटर में, उसमें था ना आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में उसमें आपने, होटल्स हाँ, होटल के रूम्स ऑक्यूपेंसी, कॉस्ट हाँ, कैलकुलेट करने के लिए वो कितना दिन तक रहता है, एग्जैक्टली। कितने लोग, क्यों, वाई, वो क्यों पढ़े हो कॉस्टिंग में, ये सब चीज क्यों पढ़ा? क्योंकि रेंट निकालने के लिए, फ्लैट ये सब निकालने के लिए क्यों निकालते हैं वही हम लोग वो इसीलिए निकालते हैं
क्योंकि एक बिजनेस प्रॉफिटेबल चल रहा है कि नहीं, क्या स्टेटस है, ये चीज इसलिए होता है क्योंकि उसके अब लिए। कितने सारे जन आए वो उसके ऊपर भी एक होता है ना कि कितने सारे जन आते हैं आपका क्यों होटल में क्यों stay वही करने तो, के ये लिए, सारी चीज किससे रिलेट कर रहे हैं। प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने एक के लिए। बिजनेस चल रहा है कि नहीं, वो गोइंग कंसर्न है कि नहीं, वो प्रॉफिटेबल चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। कोई भी बिजनेस रनिंग जो होता है उसको आपको चेक करना होता है ना कि मेरा बिजनेस कहाँ पहुंचा। एवरी ईयर आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पहुंचे हम लोग, वहीं के वहीं है, उसे गिर गए, उससे बढ़ गए, कहाँ पहुंचे, राइट। उसी के लिए हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने कॉस्टिंग में कर लिया है, करेक्ट। अब ऑडिटिंग, ऑडिटर को क्यों पढ़ना पड़ा, आप क्या कर रहे हो, कॉस्टिंग भी पढ़ रहे हो, आप ऑडिट भी पढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि हम बोले 360 डिग्री नॉलेज होगा आपको, आपने कैलकुलेशन कर रखा है। तो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट जब आप चेक करोगे इस पर्टिकुलर गेस्ट हाउस का, तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे, राइट। रूम रेंट रिसिप्ट से आपको पता चल जाएगा कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग नहीं रह रहे, करेक्ट। इसीलिए आपने कॉस्टिंग सिलेबस पढ़ा है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो अभी, सबका एक पर्पस है पढ़ने का, इसीलिए उसको पढ़ रहे हैं। और हम लोग उसको ही अगर नॉलेज बेसिस पे पढ़ेंगे तो एग्जाम भी निकलेगा और आप सीए भी बन जाओगे, राइट। आस्क फॉर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन फॉर डिफरेंशियल रेंट चार्ज बाय द बॉर्डर। अब पता चले एक कस्टमर से अलग चार्ज लिया, दूसरा कस्टमर से अलग चार्ज लिया, तो आप पूछो क्यों बे, दो जन से अलग अलग चार्ज क्यों लिया है तुम, करेक्ट। ये क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। बी केयरफुल वाइल वेरीफाइंग द एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रूम रेंट। अगर कोई रहा और पैसा दिए बिना चला गया, खास करके ध्यान दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा गड़बड़ होता है। अगर कोई कस्टमर रहा तो पैसा क्यों नहीं देगा, डेफिनेटली। अगर वो नहीं दिया तो कोई झगड़ा हुआ है, और अगर नहीं किया हुआ है तो आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, जरूर कोई झगड़ा हुआ होगा, राइट। या कोई इस होटल का सर्विस खराब दिया होगा कस्टमर को कि कस्टमर भड़क के चला गया, करेक्ट। क्या रीजन है, उस पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी फ्रॉड्स होते हैं, राइट। तो ये समझना है। कैंसिलेशन चार्जेस को समझना है। अगर बुकिंग वगैरह हुआ था फिर कैंसिल हो गया तो कैंसिलेशन चार्ज अगर लिया है आपने तो वो चेक करना है। थर्ड, अमाउंट ऑफ अकाउंट ऑन स्पेशल इवेंट जैसे कॉन्फ्रेंस, वेडिंग सेरेमनी, ये सब अगर हुआ है उस पर्टिकुलर गेस्ट हाउस में तो उसके अगेंस्ट में कितना पैसा आपने कलेक्ट किया है। जैसे बैंक्वेट्स होते हैं ना अपने आसपास जहाँ शादियां होती है, एंगेजमेंट्स होते हैं, तो वो आपको चेक करना है कि उसके चीज के ऊपर कितना पैसा आया। अगर कोई बाढ़ है उस पर्टिकुलर होटल या गेस्ट हाउस का, कसीनो है, होते हैं बड़े बड़े होटल्स के होते हैं, ठीक है, हेल्थ सेंटर है, तो ये सब के अगेंस्ट में कितना बिल है वो आपको चेक करना है, कैश बुक चेक करना है, क्लियर है। अगर होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई शॉप है तो वो होटल ने उस शॉप को रेंट पे दे रखा होगा अपना जगह, तो वो आप चेक करोगे रेंट कितना आ रहा है, क्लियर है। यहाँ भी क्या गड़बड़ होता है, मान लो रेंट दिया गया है 50,000 पे, नोटिंग हो रही है 20,000 की, 30,000 ओनर पॉकेट में रख रहा है, तो आपको चेक करना है उसके साथ रेंट अग्रीमेंट्स वगैरह है कि नहीं, किस बेसिस पे क्या रेंट पे कंफर्म हुआ है। फूड मटेरियल, ड्रिंक्स एंड अदर मटेरियल जो भी होगा इसका परचेज का बिल होगा, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हुआ है कि नहीं। बाकी पॉइंट अगेन सेम एज अबव, सैलरी पेड टू परमानेंट स्टाफ, राइट, वेरीफाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड बिल्स, ये सब चेक करना होगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक चेक कर लेना है आपको। अगेन फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट एज पर रजिस्टर्ड चेक कर लेना है, सेम एज अबव। लास्ट पॉइंट भी सेम एज अबव, लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज एंड वेरीफाई देम। 4 पॉइंट तो आपके ऐसे हैं जो सेम है, 9 में 4 तो वैसे ही हो गए, 5 में एग्जैक्टली चेंजेस करने। नेक्स्ट जहां पे आप जाते रहते हो वो है आपका सिनेमा हॉल। लास्ट कब गए थे, अभी कल परसों अच्छा कल परसों ही गए थे। तो आपका कल परसों में कौन सा मूवी गए थे, ओके। तो अब जो नेक्स्ट आप सिनेमा हॉल जाओगे तो जिस किसी के साथ भी जाओगे उसको सुनाना ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, जाके। मैं तुम अकेले देखो, मैं चला। तो सिनेमा हॉल का ऑडिट करने आप जब जाओगे तो क्या क्या देखोगे एज अ कस्टमर, पहले सोचो एज अ कस्टमर आप क्या करते हो मूवी जाने के पहले, टिकट्स बुक करते हो, फिर क्या करते हो, जाके क्या करते हो, हाँ मूवी देखते हो, कुछ खाते पीते तो होगे, वहाँ पे जो हम लोग बैठते हैं वो भी उनका एक सर्विस ही तो है, वो तो टिकट में इंक्लूड हो जाता है वैसे। क्या, लाइक जो सिनेमा में जो लोग सीट्स में बैठ के देखते हैं हाँ हाँ हाँ, वो तो टिकट का ही पार्ट है। एंड देन बाकी इंटरवल्स में लोग खाते हैं, हाँ, वो एक क्या क्या खाते हो जनरली, पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न है, बेवरेजेस है, मेक कर देते हैं, राइट मेक और मील हो जाता है। राइट। और वॉचिंग तो वहाँ पे सिनेमा के अंदर ही से होते हैं, वॉचिंग पर से सारे अलग-अलग फ्रेंचाइजीज में बने हुए रहते हैं, मैकडॉनल्ड्स है, हाँ, तो उनसे वो भी सब आप ले सकते हो फूड। हैं। अच्छा, बुकिंग जो आप करते हो टिकट का, वो कैसे कैसे बुकिंग कर सकते हो या टिकट फिर के, फिजिकली जाके बुकिंग कर सकते हो, ठीक है, और या फिर बुक माई शो का ऐप है, वहाँ एप्स के से थ्रू, और यानी ऑनलाइन बुकिंग कर ऑनलाइन सकते बुकिंग हो, कर सकते हैं। ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि कल का मूवी और आज जाके टिकट ले लिया, नहीं,
नहीं कर सकते, लाइक अगर आपको करना है तो वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन होता है। जाके भी कर सकते हो, एडवांस बुकिंग कर सकते हो। हाँ, तो आ जाओ, क्या क्या पॉइंट्स है, चेक करो कि कोई कंट्रोल, वेदर देयर इज कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, कंट्रोल है कि नहीं ओवर टिकट्स फ्रॉम डिफरेंट डिनोमिनेशंस। वेरीफाई करो कि अनसोल्ड टिकट्स सही जगह पे रखा गया हो, अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑफिशियल। ब्लैक टिकट्स सुने हो, ब्लैक टिकट्स, टिकट्स ब्लैक में बिकड़ा है। हाँ, ये पता है कि लाइक जो हम लोग मार्केट प्राइस देते हैं उससे ज़्यादा वो लोग बेचते हैं ताकि वो हाँ प्रॉफिट एग्जैक्टली, उसी को रोकने के लिए ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कि अगर कोई टिकट अनसोल्ड है तो वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसको दे दो, ठीक है, कि वो ऐसे कोई बाहर का आदमी ब्लैक में ना बेच सके। क्लियर? कंट्रोल होना चाहिए ओवर द टिकट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस का क्या मतलब है, आपके हर एक हॉल के अंदर जो आप टिकट्स बुक करते हो वो 3 कैटेगरी में बांटा रहता है, फ्रंट, मिडिल, बैक। उसकी प्राइस भी अलग अलग रहती है, 180, 230 और स्टार्टिंग वाला 120 ऐसा कुछ रहता है। हाँ तो फ्रंट पे 80 था, मिडिल का अच्छा 92 और पीछे का 100 एंड समथिंग 80, 90 एंड 120। आप वही समझ लो, एक 90 120 में था तो वो एक हाँ डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन रहता है। है। अब आप देखो एक चीज, अब बहुत एक ही हॉल के अब अंदर, बहुत क्या करते हैं, मिडिल खरीदते हैं, बैक में जाके बैठ हाँ जाते हैं। वो तो खैर कस्टमर करते हैं, बट तो एक वो चीज भी तो एक देखो, चीज देखना होता है ना कि भाई इसको आप कैसे देखोगे, अब इसको आप नहीं देख हर सकते, एक आप सीढ़ी पे ऑडिटर भी हो, जाके बैठ पाएंगे। आप ऑडिटर हो, आपको उस कंपनी का ऑडिट करना है, आपको कस्टमर्स का ऑडिट नहीं करना है। वो भी नहीं पाएगा। एग्जैक्टली तो एज एन ऑडिटर सोचो कि उस सिनेमा हॉल के अंदर आपका एक ही हॉल के अंदर एक पर्टिकुलर उस स्क्रीन जहाँ पे वो मूवी चल रहा है उसी के अंदर जब 3 टाइप के डिनोमिनेशन है टिकट के, तो उसके कितने रूम्स होते हैं, कम से कम 4-5 तो होता ही है। एक दिन में न जाने कितने सारे मूवी के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, राइट, तो यहाँ बहुत ज्यादा घपला हो सकता है। तो आपको केयरफुली देखना है कि कंट्रोल्स है कि नहीं इसी चीज के ऊपर, कि जो बंदा 80 रुपए का टिकट बुक कर रहा है वो कौन से स्क्रीन के अंदर बुक कर रहा है और वो स्क्रीन का टाइमिंग कौन सा चल रहा है, राइट, क्योंकि एक ही शो का अलग अलग टाइमिंग्स रहता है, सब कुछ वेरीफाई करना होगा। तो यही आपको चेक करना है कंट्रोल्स है कि नहीं। दूसरा, यहाँ कंट्रोल मेन वर्ड था। नेक्स्ट, वाउच द कलेक्शंस बेस्ड ऑन डेली सेल्स रिपोर्ट ऑफ टिकट्स, क्योंकि यहाँ पे एक एक दिन में बहुत सारे शोज होते हैं तो बहुत सारे टिकट्स बुक होते हैं, तो इसीलिए एवरी डे डेली सेल्स रिपोर्ट आपको चेक करना है। और कैश बुक चेक करना है कि कितना कैश आया, जितने टिकट्स बिके उतना ही कैश आना चाहिए ना, तो दोनों आपका चेक होना चाहिए। पता चला जिस दिन आप ऑडिट करने के लिए गए उस दिन आपने जो चेक किया कैश बुक, कैश आया हुआ था, जो मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ है, वो जब ऑडिट करने के लिए गई थी कैश आया हुआ था कम, टिकट सेल हुए थे ज्यादा, ये कैसे हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि आप कैश अपने पॉकेट में रख लिए हो, राइट। तो जब मेरी फ्रेंड ऑडिट करने गई थी और ऐसा मिला, वो तो सीधा सीधा बोल रही है कि आपका रिपोर्ट दे देते हैं प्रिंसिपल को, क्योंकि आपका तो मैच नहीं कर रहा है कैश बुक के साथ। अब वो बेचारा घबरा गया, बोला नहीं नहीं कहीं तो होगा पैसा इधर उधर, राइट। तो यही चीज हमें एज एन ऑडिटर चेक करना है। हाँ रिपोर्ट कर देने से प्रॉब्लम हो जाएगा ना उनको, राइट। तीसरा, जो एडवांस बुकिंग्स हुए जो अभी बोल रहे थे, कल का शो है आज टिकट ले लिया, मे बी ऑनलाइन बुक करो ऑफलाइन बुक करो कैसे भी बुक करो, एडवांस में बुक किया ना, तो वो जो कलेक्शन है वो उस सिनेमा हॉल ने किधर एडजस्ट किया कि नहीं, वो पैसा एडजस्ट किया कि नहीं, ठीक है। चौथा, रेंटल इनकम ड्यू टू हायरिंग ऑफ हॉल फॉर स्पेशल इवेंट बेस्ड ऑन रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है, हम आज से 4-5 साल पहले एक एनजीओ में काम करते थे। आफ्टर माय स्कूल आई जॉइन कॉलेज एज वेल एज कॉलेज की तरफ से एनजीओ का प्रोग्राम हुआ था, तो हम उस एनजीओ को पर्सनली ज्वाइन कर लिए थे। तो वो एनजीओ अपने बर्थडे पे, यानी कि 1 साल के बाद जब उसका सेम डे पे जब वो ओपन हुआ था, उस दिन वो लोग एक इवेंट रखे कि हम लोग सारे बच्चों को, जितने एनजीओ के बच्चे सभी को मूवी दिखाएंगे। कौन सा मूवी? सुपर 30, उस समय रिलीज हुआ था, तो सुपर 30 दिखाएंगे। एग्जैक्टली तो छोटे छोटे बच्चे थे, सबको मूवी हॉल लेके जाएंगे, सबको पॉपकॉर्न खिलाएंगे, सबको एक छोटा वाला कोक देंगे और मूवी दिखाएंगे। तो उन्होंने पूरा का पूरा वो मूवी हॉल बुक कर लिया था, क्योंकि इतने सारे करीबन 60-70 बच्चे होंगे, ठीक है, 60-70 बच्चे। तो हमने 2 पूरा हॉल बुक कर लिया था, सारे सीट्स एक टाइमिंग का। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो वो पर्टिकुलर हॉल, वो मूवी हॉल के हिसाब से सोचो, वो पर्टिकुलर मान लो हम लोग जो गए थे वो तो गए थे आइनॉक्स आपका CC1 वाला, ठीक है, CC1 वाला ही था ना, डाउनटाउन मॉल वाला कोई एक था, याद नहीं है। तो वहां का पूरा जो हॉल बुक किए हैं, तो वो पर्टिकुलर हॉल का जो हेड है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग का अगर आपको फुल हॉल बुक करके दे रहा है तो वो कुछ पेमेंट लिया होगा, राइट। तो इसी का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो स्पेशल इवेंट क्या था,
अगर कल को एज एन ऑडिटर आप उससे सवाल करते हो कि Especially अगर ध्यान नहीं पूरा किसी करके तो हाँ पूरा हॉल किस लिए बुक था और वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है चाहिए। कि रीजन हाँ बुक तो हुआ था मुझे याद नहीं है, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही रिकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लियर है। कलेक्शन फ्रॉम सेल ऑफ ड्रिंक्स रिफ्रेशमेंट, जो आप पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो तो समझ में आना चाहिए तो उसका कलेक्शन होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड हुआ है कि नहीं आपका? Entertainment tax collected as a part of ticket value has been accounted and deposited within due dates। यहाँ तक अंडरलाइन करो, जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट होता है जो आपके टिकट में रहता है, आपको पता नहीं है, कभी चेक करना, ठीक है, टिकट का वो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना। हाँ, तो वो कभी देखोगे तो आपको दिखेगा एंटरटेनमेंट टैक्स आप ही से लिया जाता है, कस्टमर से लिया जाता है, ठीक है। तो वो हाँ हाँ, तो वो जो टैक्स आपने पे किया, किसको पे किया, आइनॉक्स को पे किया। अब आइनॉक्स किसको पे करेगा, जिससे वो मूवी हायर किया है, राइट। तो और वो टैक्स किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, राइट। तो वो जो टैक्स है वो डिपॉजिट किया कि नहीं, ये चेक करने का काम ऑडिटर का है, क्लियर। सी दैट एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, उसको लायबिलिटी की तरह लिखा है कि नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट में। कस्टमर से टैक्स ले लिया और खुद मजा कर रहा है, गवर्नमेंट को नहीं दिया, वो नहीं होना चाहिए, क्लियर। वाउच करो पेमेंट जो हायरिंग ऑफ फिल्म्स, अब जैसे कोई मूवी आया, वो मूवी को अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम, तो कैसे दिखा रहे हैं, एज अ हॉल, एज आई नो यू आर रेंटिंग दैट मूवी फ्रॉम द ओनर। उस मूवी को जो बनाया है उससे आप रेंट पे वो मूवी लिए और अपने हॉल में चला रहे हो और आप कस्टमर्स को वो मूवी दिखा रहे हो जिसका टिकट्स आप सेल करके पैसा ले रहे हो, राइट। तो वही जो आपने हायर किया है उस फिल्म को फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आपने पेमेंट किया कि नहीं, राइट। तो वो आपको चेक करना है। आपको चेक करना है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आप पैसा लेते हो उसके साथ आपका अग्रीमेंट सही था कि नहीं, एज पर अग्रीमेंट एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि नहीं। आप देखते हो मूवी हॉल में जब आप बैठते हो स्टार्टिंग में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लाएड़ा लाएड़ा कुछ ऐसा आता है, ठीक है। हाँ, सारे एड्स ही है हाँ हाँ, तो वो सारे एडवर्टाइजमेंट, जैसे वो लायरा कंपनी का जो मालिक है, ठीक है, लक्स कोजी का रहता है, तो ये सब जो ओनर है ये लोग पे करते हैं किसको, आइनॉक्स को, कि तुम मेरा एड चलाओ अपने इंटरवल में, राइट। तो ये जो पेमेंट किए हैं, तो ये पेमेंट किसको मिला, आइनॉक्स को मिला, तो इसका भी तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये रैंडम नहीं होता है कि आज मेरा एड चला दो कल किसी और का एड चला दो, ये नहीं रहता है, अग्रीमेंट्स बनते हैं कि नेक्स्ट 1 साल तक आप मेरा एड चलाओगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आप मेरा एड चलाओगे, तो ये अग्रीमेंट्स बनता है। तो आपको एज एन ऑडिटर वो अग्रीमेंट चेक करना है एंड पेमेंट चेक करना है कि पेमेंट एज पर अग्रीमेंट है कि नहीं, क्लियर। पेमेंट कर जो भी सप्लायर्स को हुआ है फॉर द रिफ्रेशमेंट्स वो भी आप चेक करोगे, यस, ठीक है। जो रिफ्रेशमेंट्स आइनॉक्स वगैरह प्रोवाइड करता है, मे बी दैट बेवरेजेस या फिर पॉपकॉर्न, अगर वो सब लेके आपको बेचता है, कस्टमर्स को बेचता है, तो वो देखना है। बाकी 2 पॉइंट सेम एज अबव, एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग याद ही हो गया, वेरी गुड, क्लियर है। ओके, ठीक है। अम्यूजमेंट पार्क क्या होता है ये अम्यूजमेंट पार्क, बच्चों का पार्क, इसमें क्या क्या होता है, स्विंग्स है, झूला है, या फिर झूला है, खाना पीना है, मार्केटिंग के कुछ सामान होते हैं ना, लाइक क्लचर्स, ये सब हाँ। वो सभी लड़कियों की टाइप की चीजें टॉयज वगैरह सेल होते हैं। ओके, तो अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए आपको क्या लेना होता है, हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है, टिकट्स, सेम एज अप। और अगर जो अनरियलाइज्ड है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए। आप अगर स्विंग में चढ़ रहे हो, स्विंग नहीं उसको क्या बोलते हैं, मैरी गो डाउन, मैरी गो डाउन में अगर चढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, राइट। अच्छा जाइंट व्हील, हाँ ठीक है, ठीक है, वही छोटा वाला हो गया ना, तो उसके लिए भी टिकट्स होते हैं। तो सेम जैसे सिनेमा हॉल में टिकट्स अनसोल्ड वाला सेफ होना चाहिए, एग्जैक्टली, निको पार्क अम्यूजमेंट पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क ही है, राइट। तो जो अनसोल्ड टिकट्स है वो सेफ रहना चाहिए ताकि आपके जैसे लोग अचानक से घुस के अनसोल्ड टिकट चुरा के अपना ना घूमे, राइट। दूसरा, सेम पॉइंट एज अबव, डेली सेल्स रिपोर्ट चेक करोगे, एडवांस बुकिंग सेम एज अबव चेक करोगे, रिफ्रेशमेंट सेम एज अबव, हाँ बैनर्स वगैरह रहते हैं वो एडवर्टाइजिंग पर्सन देते हैं पैसा, तो उस पैसे का रिसीप्ट वगैरह होना चाहिए, सेम एज अबव, सेम एज अबव, रिफ्रेशमेंट्स बाय सप्लायर्स सेम एज अबव। तो अगर ऊपर के पॉइंट्स कर लिए तो अम्यूजमेंट पार्क के लिए अलग से याद करना है क्या, एग्जैक्टली, क्लियर है। तो एक याद करो दूसरा अपने आप होगा, डन, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे ऑडिट ऑफ बैंक्स। ऐसे बैंक के ऊपर आज तक कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है आपके एग्जाम में,
ठीक है, चांसेस कम है आने का, बट स्टिल हम लोग करेंगे फॉर सेफ्टी। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, तो ये हम लोग करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इजी पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर 7 की तरफ।